बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा मुझे कहते हैं, मैं भी चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और माशाल्लाह से खूबसूरत प्यारी सुबह का आगाज़ आपका हो चुका होगा। हमेशा की तरह जो हम आपसे रोज़ कहते आ रहे हैं, एंड आई होप कि अब तो आप लोगों ने रूटीन बना ली होगी कि दिन का आगाज़ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, उस पाक ज़ात का शुक्र अदा करने से हमने करना होता है। बिकॉज़ हम ज़िंदगी में सुकून की तलाश में हैं, खुशियों की तलाश में हैं, हम चाहते हैं रिज़्क में बरकत हो। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिलीव मी, वो तभी होता है जब दिन की जो रूटीन है, जो आगाज़ है, वो अच्छा होता है। हम सुबह उठते ही फ़ोन की तलाश शुरू कर देते हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि वो फ़ोन चलाने के लिए भी आपको कुछ चाहिए होगा ना, कोई रिस्क चाहिए होगा, बैलेंस करवाना होगा, पैकेज लगाना होगा, तो वो कहाँ से आएगा? वो तो उस पाक ज़ात जो है ना, वो आपको देगी, आपके रिस्क में बरकत देगी। तो सबसे पहले खुदारा, अगर आपकी रूटीन नहीं बनी, देखें ये आज रजब का आखिरी दिन है, शबान का जो है वो महीना, प्यारा महीना हमारा आ जाएगा, फिर रमज़ान का महीना आ जाएगा। अपनी प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर दे आप, नमाज से, तलावत कुरान पाक से, अल्लाह का ज़िक्र करते हुए, उस ज़ात पाक का शुक्र अदा करते हुए दिन का आगाज़ करना शुरू कर दें। और पूरे दिन आप दरूद पाक का कसरत से विर्द करते रहें, नमाज की पाबंदी करते रहें, क्योंकि ये इतने बरकतों वाले ये महीने हमें नसीब हो रहे हैं। अगले साल ऐसा होगा या नहीं होगा, ये अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर जानती है, लेकिन जब आपको इतने खूबसूरत महीने मुयस्सर हो रहे हैं तो उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। ये हमें एक पैकेज मिलता है, गोल्डन पैकेज मिलता है कि जितना हम मांग सकते हैं, जितना हम उस पाक ज़ात से मांग सकते हैं, चाहे वो रिज़्क हो, चाहे वो सुकून हो, चाहे वो सेहत हो, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। रूटीन को अच्छा बनाइए तो ज़िंदगी वैसी खूबसूरत होती चली जाएगी। इसी प्यारी बात को लेके आगे बढ़ते हैं, आपको ज़रा डेली डोज़ की तरफ लेकर आते हैं। दवाइयों वाली डोज़ नहीं, आजकल वैसे भी लोग बड़े बीमार हैं, वो भी सुबह सुबह डोज़ लेते हैं, लेकिन हम ज़रा स्टोरीज़ की शक्ल में आपको डोज़ देते हैं, ताकि जहाँ पे आप मेडिसिन खा के उपता रहे होते हैं, वहीं पे ज़रा स्टोरी सुन के आप खुश हो जाओ और आपको कुछ सोचने का मौका भी मिल जाए। बिकॉज स्टोरीज़ जो हैं ये हमें बाज़ दफ़ा बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देती है, बहुत कुछ करने पे मजबूर कर देती हैं। तो आज की स्टोरी भी हो सकता है आपको कुछ याद दिला दे, हो सकता है आपको कुछ सोचने पे मजबूर कर दे, हो सकता है आपका कुछ भूला हुआ, रहा हुआ काम जो है वो आपको वापस करने पे मजबूर कर दे। यस, तो चलिए ज़रा पहली स्टोरी की तरफ आते हैं। अमेरिका की नाज़रीन ये स्टोरी है, और निस्फ सदी गुजर जाने के बाद एक मोहतरम जो है, उन्होंने लाइब्रेरी की बुक जो है उसको वापस किया है। आप सही सुन रहे हैं, लाइब्रेरी के रिकॉर्ड्स के मुताबिक नाज़रीन, किताब को 20 मई 1980 में जो है वो जमा कराया जाना था, जबकि ऐसा नहीं हुआ, और तकरीबन 40 बरस बाद वो किताब वापस लौटा दी जाती है। ये रियासत कैलिफोर्निया का वाक़या है। वहाँ की जो लाइब्रेरी की ब्रांच मैनेजर है, उन्होंने बताया कि जनवरी के शुरू में उन्होंने उनको एक पैकेज यानी कि रिसीव होता है, उन्होंने जब उसको ओपन किया तो उससे एक किताब निकली जिसको बरसों पहले जो है वो जमा कराया जा रहा था, जबकि ऐसा नहीं हुआ। और किसी ने बताया कि किताब भेजने वाले ने किताब को सही ब्रांच पर पहुंचाई, यानी कि अब उसकी जो नई ब्रांच है वो तो एक नई जगह पे बन चुकी है, बट जो पुरानी थी, 40 बरस गुजर गए, जो पुरानी थी उसने उसी एड्रेस के, यानी कि बहुत ज़्यादा छानबीन करने के बाद उसको उसी एड्रेस पे पहुंचाया। और उसके ऊपर नाज़रीन एक नोट लिखा हुआ नज़र आता है। प्रोग्राम के शुरू होने से पहले हम यही डिस्कस कर रहे थे कि इतना जुमला लिखना काफ़ी नहीं था, लिखना चाहिए था 40 बरस ताख़ीर के लिए माजरत। तो उन्होंने उसके ऊपर जुमला जो लिखा था वो ये कि ताख़ीर के लिए माजरत, यानी कि हो सकता है 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, तो बंदा कहते हैं ताख़ीर के लिए माजरत। 40 बरस कम अज़ कम जो है उसके बाद बुक लौटाएगी, और कहा जाता है कि ताख़ीर के लिए माजरत। वेल, एट द एंड उस जो है किताब को वापस लौटा दिया जाता है, यानी कि बड़ी बात है कि उस बंदे को 46 साल बाद याद आया, या याद रहा कि मैंने इस किताब को फ़लाँ लाइब्रेरी से लिया था और अब मैंने इसको लौटाना है। ये भी वैसे बड़ी हैरत की बात है, अदरवाइज़ हम जो है ना वो एक हफ़्ता गुजर जाए किसी चीज़ को लिए हुए तो हम भूल जाते हैं कि ये चीज़ हमने कहाँ से ख़रीदी थी, अब हम इसको वापस कैसे करने, किस शख्स से हमने ख़रीदी थी, उसका एड्रेस क्या है, हम भूल जाते हैं। लेकिन भाई सलाम इस बंदे की सोच को कि उन्होंने अभी तक, यानी कि 40 बरस तक उन्होंने याद रखा कि किस तरह से उन्होंने कहाँ से किताब खरीदी थी और कहाँ वापस करी। तो अगर अब तक आपने भी किसी की किताब वापस नहीं की, लाइब्रेरी आप जाते हो, ऑब्वियसली आप पढ़ते होंगे, किताब जो है वो बेहतरीन दोस्त होती है, अगर नहीं वापस की, ताख़ीर का शिकार हो तो जल्दी से जाएँ, किताब वापस कर दें। इसके अलावा भी अगर आपने किसी कोई और चीज़ें हैं जो आपने नहीं लौटाई, तो आप इस स्टोरी को सुनने के बाद प्लीज़ लौटा दीजिए। वेल, आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है।
अच्छा, इस पे भी हम बात कर रहे थे, शो शुरू होने से पहले इस पे भी हम बात कर रहे थे कि पहले हम कहते हैं ना चादर देख के पाँव फैलाने चाहिए, अब ज़रा चादर को बड़ा कर देना चाहिए, क्योंकि अब चादर देख के बंदा कितना पाँव फैलाए, क्योंकि राइट नाउ जो सिचुएशन है दिस इज़ रियली वेरी क्रिटिकल। आप जितने भी जो है ना वो चादर देख के पाँव फैलाने की कोशिश करें ना, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। सो आज जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, कम बजट। कैन यू इमेजिन कम बजट में गुजारा पॉसिबल है? ये एक सवाल आज आप ख़ुद से ज़रूर कीजिएगा। हम इस सवाल का जवाब आज तलाश करने की कोशिश करेंगे कि कम गुजारे में हमने ज़िंदगी को आसान बनाना। नाज़रीन, अगर हम आज के दौर की बात करें, आमदन यस आई कैन अंडरस्टैंड कम है, महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। घर की बात करें, उसको ऑब्वियसली चलाना, घर के किचन को चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन इसको कहीं ना कहीं हम आसान भी कर सकते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं, ये जो कैसे है ना और क्यों है, ये इसका जवाब जानना बड़ा ज़रूरी है। तो आज हम इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे चैलेंजेस है, आए दिन चीज़ों की जो कीमत है, खाने पीने की चीज़ों की बात करें, यानी कि रोटी कपड़ा मकान, दिस इज़ अ बेसिक नीड्स ना, इनकी बात करें तो एकदम से इनकी प्राइस जो वो हमें आसमानों को छूती हुई नज़र आती हैं। कम की बात की जाए तो कई माइनर सी कम होती है, लेकिन बढ़ाने की बात की जाती है तो एकदम से इस तरह बूम आता है कि इंसान कहता है कि मैं क्या खाऊं। कि पहले तो कहते थे अच्छा आप गोश्त खाना छोड़ दें, आप दाल से रोटी खा लें। अब तो दाल भी इतनी महंगी हो गई है कि वो भी ख़रीदना जो ना बड़ा मुश्किल है। सब्जियां इतनी महंगी हो चुकी हैं कि वो भी टू बी वेरी ऑनेस्ट जो है परचेज़ करना मुश्किल है। तो बेहतर मनसूबाबंदी, एक बेहतर हिकमत अमली, बजट प्लान, एक प्लानिंग जो है, मौसर प्लानिंग बड़ी ज़रूरी है कि आप छोटी छोटी आपकी आदत होंगी, छोटे छोटे स्टेप्स होंगे जिसके थ्रू आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। ठीक है, एकदम से आप नहीं लड़ सकते, लेकिन तब्दीली तो लाई जा सकती है। तो आइए ज़रा इसी पे बात कर लेते हैं कि थोड़ी आमदन में हमने हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। हमने गुजारा नहीं करना, गुजारा समथिंग है, ज़िंदगी में आप गुजारा करने नहीं आए, आप जीने के लिए आए हैं। तो कम बजट में भी हम जीना कैसे सीख सकते हैं, ज़िंदगी को खूबसूरत और आसान कैसे बनाया जा सकता है, आइए इस पे जानते हैं, बात करते हैं। हमारे मेहमान जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आप हमारे बहुत सारे प्रोग्राम में उनको सुन चुके हैं और बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो टॉपिक को एलेबोरेट करते हैं, हमें गाइड करते हैं। और भी दीगर टीवी चैनल पे, बल्कि कोई ऐसा चैनल नहीं होगा जिस पे आपने इनको ना देखा हो। इसके अलावा डिफरेंट सेशंस जो है वो देते रहते हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जाके। लाइफ कोच है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं मेहताब हमीद साहब हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच मेहताब साहब, थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम से पहले वाली वही बात जो हम कर रहे थे कि आप चादर बड़ी करने की ज़रूरत है। अब पहले कहते थे चादर देख के पाँव फैलाएं, आपने ये बात क्यों की थी? अच्छा देखिए, रिसेंटली आपके माइंड के ना कुछ बिलीफ सिस्टम होते हैं, लाइक कि बचपन से हमें प्रोग्राम कर दिया जाता है कि चादर देख के पाँव फैलाओ, कंजूसी करो, यहाँ पे बचत कर लो, क्योंकि आज के दौर में ये करना बहुत मुश्किल है। और जब मुश्किल होता है तो आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, आपकी माइंड स्टेट जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। सो जब मैंने अपने कोचेज़, अपने मेंटोर से सीखना शुरू किया तो मेरे एक मेंटोर ने कहा कि मेहताब, ये जो हमारे माइंड में फीड कर दिया जाता है कि चादर देख के पाँव फैलाओ, मैं इसके उलट चलता हूँ। मैं कहता हूँ कि चादर को ही बड़ा करना शुरू कर दें। मैंने कहा सर व्हाट डू यू मीन बाय चादर को बड़ा करना शुरू कर दें? उन्होंने कहा कि आज के इस दौर में स्किल सेट को बढ़ाना बहुत आसान है, अर्निंग करना बहुत आसान है। आज से 20-30 साल पहले अर्निंग का एक कोई सोर्स होता था और आप उसी पर डिपेंड कर रहे होते थे। आज के दौर में उन्होंने कहा कि आप अर्निंग सोर्स को बढ़ा सकते हैं, ना कि अपनी चादर को आप लिमिटेड रखें। चादर को लिमिटेड रखना मीन कि आपका जो माइंडसेट है वो लिमिटेड है। और फिर मुझे उन्होंने कहानी सुनाई, उन्होंने कहा कि कायनात के इस खूबसूरत बाग में अल्लाह ताला का जो समंदर है जिसमें नेमते ही नेमते हैं, आप उससे एक छोटी सी चम्मच लेके जाते हैं और कुछ पानी लेके आते हैं। वाई नॉट कि आप अपनी चम्मच की जगह पूरी बाल्टी ले जाएं। क्या बात और फिर उन्होंने कहा कि मैंने तो पूरी की पूरी पाइपलाइन ही फिट कर ली है। इट मीन कि आप अपने स्किल सेट को बढ़ाएं, अपनी इनकम को बढ़ाने की तरफ फोकस करें, क्योंकि माइंड का एक ऐसा फिनोमेना है जिसे हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, वो जिस तरफ जाता है वैसी ही चीज़ आपके पास आना शुरू हो जाती है। अगर आप कमी का तसव्वुर लाएंगे, क्योंकि कायनात के इस खूबसूरत बाग में कमी का तसव्वुर नहीं है, कमी दिमाग की तख्लीक है, तो हमें फिर हर तरफ कमी नज़र आती है। और फिर इसके साथ साथ हमारी ज़िंदगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है विशफुल स्पेंडिंग वर्सेस नीड बेस्ड स्पेंडिंग। अब विशफुल ये है कि आपका दिल चाहता है कि मैं ये ले लूँ, अब दिल के साथ आपने अपने बजट को भी अलाइन करना है। बिकॉज यूजली लोग ये करते हैं कि दिल, क्योंकि हम इमोशनल मशीन हैं और इमोशंस हमें ड्राइव करते हैं, दिल चाहता है ये भी ले लें, ये भी ले लें। इवन के आज के दौर में हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर्स कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि बजट कम हो गया, बिकॉज जो बजट आपका मौजूद था वो आपने कहीं ना कहीं सर्व कर दिया। अब क्योंकि एडवर्टीजमेंट वाले बड़े
चालाकी के साथ आपके माइंड में वो डाटा फीड कर रहे होते हैं। ऐसे वैसे साइकी के साथ खेलेंगे वो विशफुल को नीड बेस बनाने की कोशिश करते हैं। अब नीड बेस ये है कि आपको सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, आपके किचन का कितना एक्सपेंस है, आपके बाकी मंथ का क्या एक्सपेंस है। अच्छा मुझे बताइए, अब अगर हम शुरू करते हैं, ठीक है, अब आपके वो जो बात हमें अपना राइट नाउ जो सिचुएशन है, हमें अपनी आमदनी बढ़ाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। अगर हम अपनी चादर को कंट्रोल करते रहेंगे तो ऑब्वियसली फिर प्रॉब्लम होगी। सो एकदम से ऑब्वियसली बूम लाना मुश्किल होता है, स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीज़ें होती हैं। सो अभी जो हमारी आमदन है, अभी जो हमारा बजट है, एक कुछ लोगों का बहुत अच्छा है, कुछ लोगों का कम है, और कुछ लोगों का तो बहुत ही कम है बेचारों का। सो इस चीज़ से हमें एग्री करना होगा राइट नाउ जो सिचुएशन है। तो इस कम बजट के अंदर ज़िंदगी गुजारने के लिए आप क्या समझते हैं कि जो बेसिक या बुनियादी असूल हैं वो क्या हैं, कौन से हैं जिनको हम अडॉप्ट कर लें तो फिर स्टेप बाय स्टेप एक तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, फिर हम अपने वो दायरे को वसी कर लेंगे। देखिए इसमें प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कम बजट वाले लोग प्लानिंग भी नहीं करते, वो जैसे ही पैसे आते हैं और उनके आगे इतने मामलात खुले पे होते हैं कि वो निकल जाते हैं। सो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप अपना बजट बनाएं। और लाइक के बड़े से बड़ा इंसान जिसके पास बहुत ज़्यादा भी बजट है, अगर वो प्लानिंग ना बनाए, इवन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बजट का कॉन्सेप्ट क्यों है, जैसे उनको फील होता है कि हम बजट से आउट हो रहे हैं तो अपने कुछ प्रोजेक्ट्स रोक देते हैं। सेम एक इंडिविजुअल के लिए आपकी जितनी भी इनकम है, लिमिटेड से लिमिटेड भी, आप उसका बजट बना लें। आपको पता होना चाहिए कि उसमें से 10% आपने अपना सेव करना है। अच्छा, दुनिया के जितने कामयाबी पे बात करने वाले लोग हैं, सक्सेस गुरु हैं, वो कहते हैं अगर आप जितनी भी आपकी इनकम है, नो मैटर आप बिल्कुल लिमिटेड से हैं, 10% अगर आप सेव करते हैं तो एक वक्त आता है कि आप बेहतर हो जाते हैं, बिकॉज 10% सेविंग का रूल आपको बेहतर करता है। अच्छा, यहाँ पे सॉरी आपकी बात कट कर रही हूँ, हमारे एक मेहमान आए थे, उन्होंने भी यही बात की थी सेविंग की, लेकिन उन्होंने ये भी साथ बताया था कि हम ना सारे काम पूरे करने के बाद लास्ट में सेविंग, लेकिन हमने पहले करनी है, पहले करनी है। बिकॉज देखें कि आपका बजट ऑलरेडी कम है और अब आप कहते हैं कि अच्छा बचेगा तो मैं कुछ बचाऊंगा, फिर वो बचता नहीं है क्योंकि माइंड की लिमिट्स है ना। माइंड के पास जितने, देखें जैसे हमारे पास टाइम जब ज़्यादा होता है तो हम डिले करते जाते हैं, लेकिन जब टाइम कम होता है तो हम जल्दी जल्दी काम करते हैं। सेम फॉर मनी। अच्छा, जब आपको पता है कि 10% निकाल दिया, अब जो 90% वाला बजट है वही बजट है, अब आपने उसको यूज़ करना है। अब क्या होगा कि इस प्लानिंग की वजह से आप विशफुल से आप नीड बेस पे आ जाएंगे, बिकॉज जिनकी इनकम कम है उनको पहले नीड बेस एक्सपेंस पूरे करने हैं। विशफुल तब होता है जब आपके पास बजट बहुत ज़्यादा है, आप एक खास लेवल से आगे चले गए। अदरवाइज आपने क्या करना है कि आपने 10% सेव करना है। अब 90% में भी अमूमन जब लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, ग्रॉसरी के लिए जाते हैं, वहाँ की भी पूरी एक साइंस है। बिकॉज मुझे एक एक्सपर्ट ने बताया, जब मैंने FMCG के साथ काम करना शुरू किया, उन्होंने कहा अमिताभ साहब ये जो काउंटर्स लगे हुए हैं ना, और ये जो रैक लगे हुए होते हैं, इसके पीछे पूरी साइकी है। ऐसी हर वो चीज़ जो महंगी है और जो इतनी ज़रूरी नहीं है, जैसे कुछ बच्चों की चीज़ें होती हैं, वो बिल्कुल टॉप पे लगा दी जाती है कि जैसे ही कोई कंज्यूमर आता है, उसके साथ अगर बच्चे हैं तो उनका माइंड वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है और वो फिर जिद करते हैं कि हमने ये लेना है। अच्छा, अब जब आप मार्ट पे जा रहे हैं तो आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए, उस लिस्ट से आपने नहीं हटना, नो मैटर जो मर्जी हो जाए, बिकॉज आपको कहीं पे ऑफर्स भी नजर आएंगी, कहीं पे आएगा कि यहाँ पे आपको बचत हो रही है। अब वो बचत नहीं हो रही, बेसिकली वो आपकी बकेट में से पैसे निकल रहे हैं, आपने उसको बचाना है। अच्छा, ये मेरे साथ हुआ था, ये लिटरली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था कि हम एक मार्ट पे गए, हमें बस कुछ ड्रिंक्स लेनी थी। वो ड्रिंक्स अब क्या होगी, 200, 400, 500 की ड्रिंक्स होंगी, वो लेने की बजाय को 5000 का बिल बना कर एग्जैक्टली ऐसे होता है, ये भी लेना है वो भी लेना है। मैंने उसके बाद हस्बैंड को कहा, मैंने कहा जो भी लेना है जाके खुद लेना, मैंने मार्ट नहीं जाना। यस, बिकॉज इसमें आपने ना लिस्ट पे रहना होता है। अब मैं इवन के जब मार्ट पे जाता हूँ तो बेगम को कह देता हूँ लिस्ट से आगे पीछे नहीं होना, और अम्मी अगर कोई चीज़ें बेगम को कहेंगे साथ लेनी है तो बेगम कहती है आप खुद साथ आ जाएं, क्योंकि इन्होंने लिस्ट से बाहर नहीं जाने देना। बिकॉज जब हम लिस्ट से बाहर जाते हैं तो अगर आपका 10,000 या 15,000 का बजट है, जब बिल बनता है तो पता चलता है कि 25 पे पहुंच गए, इट मीन कि आप 30 to 40% एक्सीड कर जाते हैं। अच्छा, यही चीज़ अगर हम अपने तलबा या नौजवान जो हमारे या नए नए जो प्रोफेशनल्स हैं अपनी ज़िंदगी में कुछ शुरुआत कर रहे हैं, इनकम कमाना भी उन्होंने शुरू किया है, या स्टूडेंट्स हैं साथ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, या अगर किसी की डिग्री कंप्लीट हो गई तो उसने जॉब स्टार्ट की है, तो वो होता है ना नया नया पैसा आ रहा था तो बड़े हम खिले होते हैं कि भाई मेरी सैलरी आई है, तो अब वो बचाने की बजाय ज़्यादा खर्चा कर बैठते हैं। तो ऑब्वियसली घर की तरफ से भी उनको जो है ना वो काफ़ी सुनना पड़ता है, काफ़ी सुनने को मिलती है। तो आया वो किस तरह से अपने माली नज़्म व ज़ब्त को कायम रखें कि ठीक है पैसा नया नया नई नई जॉब शुरू की है, ओके आपने फ्रेंड्स को ट्रीट देनी होगी, आपके भी अपने कुछ शौक होते हैं कि नया नया मॉडल आया फ़ोन का, हम भी ज़रा ख़रीद लें, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिल रही है।
سو کیسے ایک مالی نظم و ضبط قائم کیا جائے خاص کر ہمارے نوجوانوں میں؟ دیکھیں جیسے آپ گاڑی چلانا سیکھتے ہیں نا، سیکھے بغیر آپ کو نہیں آتی. فائنینشیل لٹریسی بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم لوگ سیکھتے نہیں ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جتنے زندگی کے اہم معاملات ہیں ان کو سیکھتے نہیں ہیں. اب فائنینشیل لٹریسی جب تک آپ سیکھیں گے نہیں، جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، آپ کو آئیڈیا نہیں ہوگا. اور جب آئیڈیا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کہ آپ گو وتھ فلو چل رہے ہوں گے. اب یوتھ کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ ارننگ سٹارٹ کرتے ہیں تو گو وتھ فلو چلتے ہیں، اور گو وتھ فلو میں وہ اگین وشفل اسپینڈنگ پہ چلے جاتے ہیں. اب وشفل اسپینڈنگ یہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں پہ کوئی وش آ گئی تو وہ اس پہ اسپینڈ کر دیں گے. لیکن جب آپ نیڈ بیس اسپینڈنگ پہ فوکسڈ ہوتے ہیں تو وشفل آئے گی، آپ اسے اوائڈ کریں گے. جبکہ جب آپ کے پاس پلاننگ نہیں ہے، لٹریسی نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ وشفل اسپینڈنگ کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. اب بہت سے ایسے لوگ مجھے ملتے ہیں، کوچنگ کے لیے آتے ہیں کہ سر ہماری انکم بہت زیادہ ہے بٹ بچتا کچھ نہیں ہے. میں کہتا ہوں چلے بیٹھے ٹریک کرتے ہیں. اچھا جیسے ہی ٹریکنگ پہ آتے ہیں، اویئرنیس پہ آتے ہیں، او ہو یہ تو یہاں پہ نکل رہے ہیں، یہاں پہ بھی. میں کہتا ہوں دیز آر لیکنگ پوائنٹس. صحیح، یہ آپ کی بالٹی میں لیکنگ پوائنٹس ہیں. آپ پانی ڈالتے ہیں لیکن وہ لیک ہو جاتا ہے. سو یو نیڈ کہ آپ نے ان لیکنگ پوائنٹس کو کور کرنا ہے. صحیح. سو نوجوان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فائنینشیل لٹریسی کو، بیسک فائنینشیل لٹریسی کو سیکھے. وشفل اسپینڈنگ کیا ہے، نیڈ بیس اسپینڈنگ کیا ہے، اچھا جو سیلز کی سائیکی ہے وہ کیا ہے، کیسے سیلز ہمیں ہمارے پاس سے پیسے نکلواتے ہیں. اب میں سفائر کے ساتھ کام کرتا ہوں تو لٹرلی ان کو سیلز کی پرابلم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سر ہماری برانڈ کو نہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں سیلز کی پرابلم بالکل بھی نہیں ہے، بیکاز وہ ایسی آفر دکھاتے ہیں کہ جس نے نہیں بھی لینا وہ لائن میں کھڑے ہو کے لے رہا ہوتا ہے. دس از دا آرٹ نا. اب اس کہنے کے ٹریپ سے ہم نے بچنا ہے. اب یوتھ جو ہے، جو نوجوان نسل ہے، وہ بھی ایسے ٹریپ میں بچتی ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا سے آن لائن پرچیزنگ کر رہے ہیں. یہاں پہ تو یہ دیکھیں آف لگا ہوا ہے. لائک لٹرلی میری سسٹر ایک چیز لائی اور اس کی پرائس تھی 2000. اچھا اب اس نے جب بات کی میرے سے، اور کیونکہ وہ کی ورڈز میرے موبائل نے سن لی ہے، اب موبائل نے مجھے ایڈ دکھایا، اور ایڈ میں اس کی پرائس دکھائی 6600 روپیز اینڈ 50% آف. اینڈ 50% آف کر کے بھی وہ 3300 کی تھی، جبکہ سسٹر نے بتایا کہ میں 2000 کی لائی ہوں. اب دیکھیں کہ وہ 50% آف کے ٹریپ میں جو پھنسے گا وہ اگین 2000 کی نسبت 1300 فالتو دے گا. سو ہم نے یہ جو آف کا ٹریپ ہے نا، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ ایسا ٹریپ ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اچھا میں یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں. اچھا پھر سوشل میڈیا نے ہمارے کی ورڈز کو کیچ کرنا شروع کیا ہوا ہے. ہم جیسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا ہمیں ویسے ہی ایڈز دکھاتا ہے. اب میری ایک کزن ہے، وہ اس میں تو وہ آج کل ٹیکنالوجی نے یہ بھی کیا، آپ کے فون میں سسٹم ہے، آپ اس کو آف کر دیں تاکہ گوگل آپ کو یہ سنے نا. اچھا دیکھیں گوگل نہیں سنے، آپ ڈفرینٹ ایپس کرتے ہیں. ہر ایپ، کچھ ایپ جیسے اب لیٹس سپوز آپ ٹک ٹاک کرتے ہیں، آپ فیس بک کرتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں. واٹس ایپ پہ آپ الاؤ کر رہے ہیں نا، واٹس ایپ پہ کیونکہ آپ نے وائس نوٹ بھیجنا ہے. اب ایپس اتنی ہیں کہ آپ کہیں نہ کہیں الاؤ کریں گے بیکاز آپ کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ نے وہاں پہ وائس کمیونیکیشن کرنی ہے. جہاں پہ آپ نے الاؤ کر دیا اٹ مین کہ اب وہ آپ کی آواز سن سکتا ہے کیونکہ آپ نے خود الاؤ کیا ہے. تو وہ obviously پھر اس سے ریلیونٹ چیزیں اب وہ کی ورڈز وہاں سے ٹریس ہوتے ہیں اور اس کی بیس پہ وہ آپ کو اگین وشفل اسپینڈنگ کے ٹریپ میں لے آتے ہیں، آف کے ٹریپ میں. اب ذرا مزید، اب جو میری بہنیں ہیں جو آن لائن شاپنگ کرتے ہیں، ذرا بجٹ کو کنٹرول کریں، لیکن اب گھر کے بجٹ کی طرف تھوڑا آتے ہیں، کچن کو لے کے ذرا آتے ہیں. کچن کا جو بجٹ ہے، جو گھریلو بجٹ ہے، اوبیسلی وہ خواتین نے بہتر بنانا ہے کیونکہ وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ کچن میں کون سی چیزوں کی ضرورت ہے، کتنی کوانٹٹی میں چاہیے. تو گھر کے اندر جو ہماری خواتین ہیں وہ کچن کے بجٹ کو کیسے مینٹین کرے؟ بیکاز بعض دفعہ اتنی میں کیونکہ جاتی ہوں مارکیٹ، اس طرح گروسری یا اس طرح سے وہ چیزیں خرید رہی ہوتی ہیں جیسے پتہ نہیں اس کے بعد مارٹ بند ہو جانا ہے یا پھر سے وہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہو جانا ہے، یہ لوگ باہر نکل نہیں سکتے، اس طرح سے وہ وہاں پہ راشن خرید رہی ہوتی ہیں. سو اب مجھے بتائیں کہ خواتین کس طرح سے گھر کا بجٹ مینٹین کریں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر بچوں کے حوالے سے، کیونکہ جو ہم بچوں پہ بھی بہت زیادہ انویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، خواہ مخواہ کی ایسی چیزیں ان کی خریدنا شروع کر دیتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے. سو خواتین کا یہاں پہ اہم رول ہے، ذرا اس پہ بجٹ پلاننگ بتائیں. دیکھیں اس میں آپ نے جو بھی لسٹ بنانی ہے اس کو اسپیسیفک کرنا ہے. اسپیسیفک سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کوانٹٹی مینشن کرنی ہے. یو نو ویری ویل کہ آپ کے گھر کے کتنے لوگ ہیں، آپ کو کتنا کوئی بھی چیز ہے وہ کتنی کوانٹٹی میں چاہیے. عموماً دیکھا گیا کہ گروسری اسٹور پہ، یہ ریسنٹلی ایک ریسرچ بھی آئی ہے کہ گروسری اسٹور پہ جب خواتین جاتی ہیں تو وہ کوانٹٹی کو کنسیڈر نہیں کرتی. اگر چیز ان کو لیٹس سپوز 1/2 kg چاہیے، 1 kg کا پیک رکھ لیں گے. اب جب 1 kg کا پیک رکھیں گے آپ تو ڈیفینیٹلی اس کی پرائس بھی ڈبل ہو جائے گی. سو آپ نے اسپیسیفک کرنا ہے اپنی لسٹ کو کہ آپ نے پر منتھ میں جو کنزمپشن کرنی ہے وہ کتنی ہے،
اور اس کے اکارڈنگلی آپ کو کتنی کوانٹٹی چاہیے, ریفلیکشن کرنی ہے. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ کچن کو ہم ریفلیکٹ نہیں کرتے, کچن میں کیا پڑا ہوا نہیں دیکھتے, بس گروسری کے لیے جا رہے ہیں, یہ بھی ڈال لیں, یہ بھی ڈال لیں, یہ بھی ڈال لیں. تو آپ نے اپنی لسٹ کو بڑا اسپیسیفک کرنا ہے. جیسے ہی آپ اسپیسیفک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کافی چیزیں آلریڈی موجود ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے. بالکل تو ختم نہیں ہوتے نا. اب لسٹ بنانے کے بعد اس لسٹ کو اپنے کچن کے ساتھ میچ کریں, کیا موجود ہے کیا موجود نہیں ہے, اور جو چاہیے اس کو 1 منتھ کے بعد ریفلیکٹ کریں کہ جو آپ کوانٹٹی لائے تھے اس میں سے کتنی یوز ہوئی, کتنی بچ گئی. اگر نہیں بچی تو اٹ مین کہ وہ کوانٹٹی آپ کے لیے انف ہے, اگر بچ گئی تو اٹ مین کہ آپ کی کوانٹٹی کی جو آپ نے اس کو اینالائز کیا وہ غلط کیا. سو جتنا زیادہ آپ اسپیسیفک کریں گے خواتین, جتنا زیادہ کچن کے ساتھ اپنی لسٹ کو اسپیسیفک کریں گے, آپ کا بجٹ اتنا کنٹرول ہو جائے گا. سیکنڈلی جو آپ کی سبزیاں ہیں, پھل فروٹ ہیں, ان کو بھی آپ ایک گو میں لے لیں, ویک کا پلان بنا لیں. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈے ٹو ڈے پہ چل رہے ہوتے ہیں, ابھی یہ ختم ہے یہ لیں, اب ڈے ٹو ڈے میں پرائسز اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہیں, اور جب آپ ایک ساتھ لیتے ہیں تو آپ دکاندار کے ساتھ نیگوسیشن بھی کر لیتے ہیں. وہ آپ کو لائک کہ مجھے وائف کہتی ہے آپ کو میں نے ایک چیز لینے کے لیے بھیجا تھا اور آپ اتنا کچھ لے آئے. اب میں اسے کہتا ہوں کہ میں جب اسے اتنی چیزیں ڈلواتا ہوں نا تو وہ مجھے نیگوشیٹ بھی کر دیتا ہے, پلس میں 1 ویک کے لیے بالکل پرسکون ہو جاتا ہوں. بیکاز ادروائز کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈیلی سوچ رہے ہیں اچھا اب یہ چیز لے کے آنی ہے, ایک تو آپ کا اسٹریس لیول ڈبل ہو جاتا ہے بیکاز آپ کے اوپر پریشر ہوتا ہے, کسی کو آپ نے بیچنا ہے, خود جانا ہے, جو بھی ہے, ایک تو آپ کی وہ ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے. سیکنڈلی جب پرائز ہائی پہ آپ کو ملتا ہے تو آپ وہاں سے بھی اسٹریس لے کے گھر آتے ہیں. سو پلان کر لیں. لیٹس سپوز کہ سبزی کا جو اچھا بازار جہاں پہ چیزیں آپ کو مناسب قیمت میں مل جاتی ہیں, گورنمنٹ ریٹ پہ بھی کچھ جگہوں پہ چیزیں مل جاتی ہیں, آپ اس کو پریفر کر لیں. ہفتہ وار بازار لگتے ہیں, تو 1 ویک کا پلان کر لیں. 1 ویک کا جب آپ پلان کریں گے تو ڈیفینیٹلی اب آپ کے بجٹ میں اچھا خاصا فرق پڑے گا. تو پلیز اس پہ آپ ضرور کام کیجیے گا. ہم باہر کھانے کے بڑے عادی ہیں جی, چلے مہینے میں ایک بار تو چلتا ہے, لیکن آئے دن باہر کھاتے رہنا اوبویسلی اس سے بھی آپ کا بجٹ بہت آؤٹ ہو جاتا ہے, ایسا ویسا آؤٹ ہوگا, بالکل کریش کر جائے گی مارکیٹ آپ کی. سو اس پہ کیسے, اس خرچے کو ہم کیسے کنٹرول کریں یا کس طرح کی پلاننگ کریں کہ ٹھیک ہے آپ نے فرینڈز اور فیملی گیدرنگ کرنی ہے, سو ونس اے منتھ اوکے فائن, بٹ ڈیلی یا ہر ہفتے اوبویسلی ناٹ گڈ. اچھا اس میں دیکھیں کہ آپ نے نا منتھ کے اینڈ پہ کلوزنگ کرنی ہے کہ آپ نے خرچے کہاں کہاں کیے, ٹیب بنا لیں. لائک نومبر میں نے یہ کام کیا اور آئی واز شاکڈ کہ اتنا زیادہ بجٹ میں نے کنزیوم کر دیا. 1 منتھ کے بجٹ کی جگہ میں نے 2 منتھ کا بجٹ 1 منتھ میں کنزیوم کیا. اچھا جب میں نے ٹریسنگ کی تو میں نے ہوٹلنگ سائٹ دیکھی تو میں ایک بار سر پکڑ کے بیٹھ گیا, زیادہ تھی, اور مجھے آئیڈیا ہوا کہ میں نے 10 لوگوں سے اگر میٹنگ کی اور 10 لوگوں سے میٹنگ کرتے ہوئے میں نے جس ہوٹل اور ریسٹورینٹ کا انتخاب کیا وہ غلط تھا. جہاں پہ میرا منیمم ایک پرسن کے ساتھ بھی جو بل بن رہا تھا وہ 3000 پلس بن رہا تھا. دین مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ میری ایک مسٹیک ہے. دوسری مسٹیک مجھے ہے کہ میری ٹریولنگ بہت زیادہ ہے اور میرے پاس ڈرائیور بھی ہے, بٹ میں چوز کرتا ہوں کہ میں موٹر وے سے جاؤں. اب موٹر وے سے جاتا ہوں تو کسی اچھے برانڈ پہ رکتا ہوں, اور جب فیملی ساتھ ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی اچھا خاصا بجٹ جاتا ہے. اچھا جب میں نے ٹریسنگ وہاں کے جو سروس ایریا وہاں پہ بھی کوئی پرائسز کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, بہت زیادہ ہے. اب وہ جب میں نے سارا ٹریک کیا تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ یہ تو میرا بہت سا بجٹ لیک ہو رہا ہے. اب یہ کیسے ہوا کہ میں نے بیٹھ کے اس کو تھوڑا سا ٹریک ڈاؤن کیا کہ میرے پیسے کہاں کہاں جا رہے ہیں. سو منتھ کے اینڈ پہ آپ بیٹھ کے دیکھیں کہ آپ نے ہوٹلنگ پہ کتنے لگائے, آپ ہوٹلنگ کا ایک بجٹ رکھ لیں. جیسے میرے ایک مینٹور نے سکھایا تھا کہ آپ مہینے 2 مہینے یا 3 مہینے میں ایک دفعہ سرینا اچھی جگہ جا کے اپنے اوپر اسپینڈ کریں, اس سے آپ کا منی ٹیمپریچر بڑھتا ہے, آپ کا منی ٹیمپریچر بڑھتا ہے. بٹ وہ آپ نے اسپیسیفک کرنا ہے. تو آپ بھی کیا کریں کہ اپنی ہوٹلنگ کو جو آپ باہر سے کھانا کھا رہے ہیں اس کو ٹریس کریں, گھر پکائیں, ٹھیک ہے نا. اب لیٹ سپوز کہ باہر جو آپ نے ایک وقت میں کھانا کھانا ہے, گھر میں سیم اسی اماؤنٹ میں آپ کا 3 سے 4 دفعہ کھانا بن جائے گا, کوالٹی وائز بھی کافی ہائی ہوگا. اب آپ اور ہیلدی بھی ہوگا, آپ کو پتہ ہوگا آپ نے صاف ستھرا بنایا ہوا ہے. ایگزیکٹلی. اب یہ چیزیں آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنی ہے. سو اب اس کے بعد یہ ہوا کہ میں نے جب یہ ٹریک ریکارڈ کیا تو مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ بہت سے لیکنگ پوائنٹس ہیں, اور اب میں نے انہیں اوائڈ کرنا شروع کیا. اب میں ان سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں بیکاز مجھے آئیڈیا ہو گیا. ایک اور چیز مجھے یاد آئی ہے, ہم کچھ لوگ ہمارے ہیں وہ کریڈٹ کارڈ بڑا یوز کرتے ہیں, یا اپنے وہ واوا بٹورنے کے لیے یا شو آف کے لیے لون پکڑ لیتے ہیں. اس سے بچنا کتنا ضروری ہے؟ اچھا پہلے نمبر پہ کہ میں پچھلے 15 سال سے کریڈٹ کارڈ یوز کر رہا ہوں. کریڈٹ کارڈ کو یوز کرنے کی ایک سائنس ہے. اب لوگ اس سائنس کو یوز نہیں کرتے بیکاز اس کے بل کا ایک سائیکل ہوتا ہے کہ آپ نے اسپینڈنگ کی, بل آئے گا 30 دن کے اندر آپ نے بل جمع کروانا ہے. اب میں نے ایک بجٹ بنا لیا, میں جتنی گروسری ہے, جتنے میرے فیول کے ایکسپینس ہیں, جتنی میری ہوٹلنگ ہے, میں وہ کریڈٹ کارڈ سے کرتا ہوں, اور میرا وہ بجٹ ہے. اس بجٹ کے اندر میں وہ کام کرتا ہوں, دین میں وہ بل پے کر دوں. اب اس کا فائدہ کیا ہے کہ
60,000 प्लस अगर आपने 2 मंथ में स्पेंड कर दिए तो आपकी जो एनुअल फीस है वो वेव ऑफ हो जाएगी। नंबर 1, लोगों को नहीं पता। सेकेंडली, हर स्पेंडिंग पे मुझे पॉइंट्स मिल रहे हैं। हाँ। और 1 साल के बाद मेरे पास इतने पॉइंट्स होते हैं कि मैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ उस बेस पे मंगवा लेता हूँ। समटाइम मोबाइल, समटाइम हेडफोन, समटाइम किचन की कोई यानी कि इन कार्ड्स को यूज करने की भी पूरी साइंस है, पूरी साइंस है, हम लोग सुनते नहीं है। वेल, खुशहाल ज़िंदगी गुजारनी है, ऑब्वियसली इस्लाम भी कहता है कि सादगी जो है उसको अडॉप्ट करें, मियाना रवि जो है, एतदाल पसंदी ज़रूरी है। तो सादा ज़िंदगी हम या खुशहाल ज़िंदगी कैसे गुजारें, कोई एक टिप दे दे। देखें, उसके लिए यही है कि आप अपनी चीज़ों को इजी करें और अपनी ज़िंदगी में से कम्प्लेक्स चीज़ें, शो ऑफ को बहुत कम करें। और बिकॉज शो ऑफ की वजह से हम सादगी के डोमेन से बाहर चले जाते हैं कि जब हमारा कोर फोकस होता है कि हमने सिर्फ शो ऑफ करना है, तो उससे आपने अपने आप को बचाना है। और आपने अगेन नीड बेस पे जाना है। नीड बेस पे आप जैसे ही जाएंगे तो आप सादगी के पैरामीटर में आ जाएंगे, बिकॉज नीड बेस जितनी भी स्पेंडिंग है वो सादगी में ही आती है, आप एतदाल में है। लेकिन जब आप विशफुल बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाती है, देन डेफिनेटली आप सादगी की लाइन से काफ़ी दूर चले जाते हैं। थैंक यू सो मच मेहताब साहब, आपके वक्त का। नाज़रीन, ऑब्वियसली कम बजट में ज़िंदगी गुजारना आप कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप अपने जितने ख्वाहिशात को बढ़ाते जाएंगे, जो ज़रूरियात है उनको नहीं, ख्वाहिशात को। ज़रूरतें कुछ अलग होती हैं, ख्वाहिशात डिफरेंट, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो ख्वाहिशात बढ़ती जाएंगी तो ऑब्वियसली मसले मसाइल होंगे। तो ज़िंदगी को खूबसूरत और खुशहाल रखने का यही तरीका है। इस्लाम ने जो आपको तरीक़ाकार, जो असूल बताए हैं, उन पे चलने की आप भरपूर कोशिश करें। तब आपको फिर ये नहीं लगेगा बजट कम है, आमदनी कम है, मैं ज़िंदगी कैसे गुजारूंगा, मुझे तो कुछ खाने को नहीं मिल रहा, मुझे तो कुछ पहनने को नहीं मिल रहा। ये सारे एक्सक्यूजेस ख़त्म हो जाएंगे। ब्रेक की जाने बढ़े। ब्रेक के बाद अगला टॉपिक बहुत ही अहम है, वक्त की वो भी ज़रूरत है, तो इन डिटेल आपके साथ डिस्कस करते हैं, बट ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। अगला टॉपिक आपको बताने से पहले ज़रा एक खूबसूरत सी रिपोर्ट आपके साथ हम शेयर करते हैं। अच्छा, रिपोर्ट क्या है? आपने देखा होगा कि बहुत सारे जगहों पे मट्टी के बर्तन आज भी यूज़ होते हैं। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें भी आप अगर मट्टी के बर्तन यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। इवन गर्मियों में अगर आप मट्टी के बर्तन में पानी रखते हैं, वो एक मटका सा जो मिलता है, तो वो ठंडा रहता है, यानी कि बिल्कुल ऐसे जैसे आपने फ्रिज से पानी निकाला हो। तो बहुत सारे फ़वाइद भी उसके हैं, उसकी खूबसूरती भी अपनी एक अलग से है। तो आइए ज़रा ये मट्टी के जो बर्तन है उसमें छुपी जो खूबसूरती है उस पर रिपोर्ट बनाई गई है, तो आइए देखते हैं। माजी में घरों, मसाजिद और रोजमर्रा जिंदगी में मट्टी के बर्तन आम इस्तेमाल होते थे और इन्हें पैसे फखर समझा जाता था। यह हुनर नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता रहा, जहाँ कारीगर अपने हाथों की मेहनत, सब्र और मोहब्बत से बेजान मट्टी को खूबसूरत और कारामद शक्ल देते थे। वक्त के साथ साथ जदीद दौर और प्लास्टिक व धात के बढ़ते इस्तेमाल ने इस कदीम फन को पस मंजर में धकेल दिया। आज मट्टी के बर्तन बनाने का हुनर चंद गिने चुने अफराद तक महदूद होकर रह गया है, जो कम वसाइल और अदम तवज्जो के बावजूद इस फन को जिंदा रखे हुए हैं। कारीगर का कहना है कि यह हमारा आबाई पेशा है, मगर अब खरीदार कम और मुश्किलात ज़्यादा हो गई हैं। अगर सरपरस्ती ना मिली तो ये हुनर ख़त्म हो जाएगा। मट्टी के बर्तन बनाने वाले ये कारीगर दरअसल हमारी सकाफती पहचान के अमीन हैं। अगर इनकी हौसला अफजाई ना की गई तो कीमती हुनर हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। बर्तन बने मिट्टी दे एक कदीमी सारी आंदी पी है, अज दे कल लोग ये छोड़ गए बनावना। जेह्ड़े पुराने लोग हैं ना, वो गिनदे कि नवी नस्ल को ये शायद पता करे नहीं। यकी ज्यादा हुकूमत को चाहिए साथ नाल इमदाद करें, इन शायद ही इन पास ध्यान दें। लाला जी, ये मिट्टी के बर्तन लेने आए, कुन्नी और मटका, जिसमें पानी पियेंगे और इसमें सालन पकाएंगे, ये खाएंगे। ये बीमारी के लिए शफा है, ये नबी पाक की सुन्नत है। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत और आवाम मिलकर इस फ़न की सरपरस्ती करें, ताकि आने वाली नस्लें भी इस सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सकाफती वर्से से रोशनास हो सकें। मट्टी के बर्तन सिर्फ एक सनद ही नहीं बल्कि हमारी तारीख, शनाख्त और सादगी की अलामत है, जिन्हें महफूज रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ऑब्वियसली जब आप मिट्टी के बर्तन की खूबसूरती होती है, लेकिन एक होता है कि आपने सुन्ना को अगर फॉलो किया तो उसमें देखिए फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और जब आप मिट्टी के बर्तन यूज़ करते हैं तो इससे बहुत सारी बीमारियों से भी आप बच जाते हैं। ये तो साइंस अब बता रही, इस्लाम ने तो बहुत पहले आपको ये चीज़ें बता दी थी। तो ये रिपोर्ट्स आप लोगों के साथ
शेयर करने का ये भी मकसद होता है कि आप कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में भी जो है वो जान सकें। वेल, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की जानिब। अगला टॉपिक हमारा नाज़रीन एग्ज़ाम्स के हवाले से है। जब भी इम्तहानात आते हैं तो बच्चे की बात करें, नौजवान यानी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल की बात करिए, इसके अलावा जो हमारे दीगर एग्ज़ाम्स चल रहे थे उनकी बात करें, तो लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर ले जाते हैं। ये बात है, हमने भी ये फ़ील किया कि जब एग्ज़ाम आता है तो बस समझ नहीं आ रही होती, हाथ पाँव फूल रहे होते हैं और ऐसा लग रहा होता है, ऐसा हम फील कर रहे होते हैं कि कोई हमारे पास ऐसी जादू की छड़ी आ जाए, ऐसी कोई पावर आ जाए कि बस यूँ चुटकी बजाते हम सारी किताब जो है वो रट लें और सारा सिलेबस, सारा कोर्स हमारा कवर हो जाए और हमारे एग्ज़ाम जो है वो अच्छे हो जाए। बट ऐसा नहीं होता। आपको टाइम के साथ ऑब्वियसली पढ़ना पड़ता है, अपनी तैयारी कंप्लीट रखनी पड़ती है, यकदम आप कुछ भी नहीं कर सकते। बट हमारा जो पॉइंट है, हमारा जो टॉपिक है वो ये कि ठीक है, एग्ज़ाम्स का प्रेशर होता है, अपनी जगह है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन क्या उस प्रेशर के बगैर, उस स्ट्रेस के बगैर जो एंजाइटी, डिप्रेशन इवन लोगों को होने लग जाता है, वो इस कदर स्ट्रेस ले लेते हैं एग्ज़ाम का कि उनकी हेल्थ जो है वो मुतासिर हो जाती है। तो क्या बगैर दबाव के हम इम्तहानात की तैयारी कर सकते हैं, यकीनी बनाई जा सकती है? अगर यस तो कैसे, उसके क्या टिप्स हैं, किस तरह से हम एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं कि हम पे कोई प्रेशर ना हो, हम इंजॉय कर रहे हो। जैसे हम कहीं काम करते हैं, हम खेल कूद रहे हैं तो हम उस चीज़ को इंजॉय कर रहे होते हैं। इसी तरह ऑब्वियसली हमें अपनी स्टडी को भी इंजॉय करना चाहिए, एग्ज़ाम को भी करना चाहिए। बट कैसे, ये जो कैसे है ना, इसका आज हम चलिए जवाब जानते हैं ताकि आप लोगों के लिए भी आसान हो जाए, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम जो है वो चल रहे होते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सारा सिलसिला चल रहा होता है। इस पर डिस्कशन के लिए हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जिनका अगर मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताऊं तो उनका एजुकेशन सेक्टर से भी ताल्लुक़ है। आप इंजीनियर भी हैं। स्पोर्ट्स की मैं बात करूँ तो स्पोर्ट्स में भी आपका माशाल्लाह से एक आपने बहुत बड़ा नाम कमाया, आपका ताल्लुक़ जो है वो स्पोर्ट्स से भी रहा और आप एक माशाल्लाह से स्कूल भी रन कर रहे हैं। तो यानी कि आपके पास डिफरेंट फील्ड्स को लेके एक्सपीरियंस मौजूद है। तो अब यहाँ एग्ज़ाम की बात करें, इम्तहानात की बात करें, देखें ये जो इम्तिहान है ना, ये आपका स्टडी से रिलेटेड भी हो सकता है, आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी हो सकता है। हार जीत, कामयाबी नाकामी, ये साथ साथ चलती है। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी फरहाद एहसन। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फरहाद? अल्हम्दुलिल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का फरहाद। अब आपका तो माशाल्लाह से स्पोर्ट्स से भी ताल्लुक़ है, उसमें भी हार जीत हो जाती है। इसी तरह इम्तिहानात की बात करते हैं तो कभी नंबर अच्छे आ जाते हैं, कभी नहीं आते, कभी पास हो जाते हैं, कभी फेल हो जाते हैं। तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये चीज़ें चलती रहती हैं, अप्स डाउन, कामयाबी नाकामी चलती रहती है। बट माई क्वेश्चन इज़ कि इस वक्त राइट नाउ जो सिचुएशन है, हमने बच्चे के ऊपर इतना दबाव डाल दिया है इम्तिहानात को लेके कि बच्चा है, नौजवान है, अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब मैं सेक्टर्स की बात करूं तो जैसे एग्ज़ाम आते हैं तो घर की तरफ से भी प्रेशर आ जाता है कि भाई नंबर अच्छे लेने हैं, A+ ग्रेड होना चाहिए। अब हर बच्चा तो A+ नहीं ले सकता, हर बच्चा तो अव्वल नहीं आ सकता। तो ये जो दबाव है, ये जो इम्तिहानात की तैयारी में हम उस पर डालना शुरू कर देते हैं, आया क्या ये आप इसको पॉजिटिव समझते हैं या आप समझते हैं कि ये बच्चे की हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है? अच्छा, बिल्कुल आखिरी वाली पॉइंट से मैं शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस प्रोग्राम। मैं ख़ुद मैट्रिक और FSC मैंने किया है एंड आफ्टर डूइंग मैट्रिक आई डिड O levels एज वेल। तो देयर आर वेरी फ्यू पीपल इन पाकिस्तान जो ये दोनों काम करते हैं। एंड आफ्टर डूइंग O levels तब मुझे मालूम पड़ा कि एक्चुअल पढ़ाई होती क्या है। ये मैं अपने तालीम की बुराई नहीं कर रहा, अपने तालीमी निज़ाम की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज़ जो हमारे टीचर्स इन्फ्लुएंस करते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर कि आपने चीज़ को मेमोराइज़ करनी है, इवन इफ़ यू अंडरस्टैंड और नॉट, आपने याद करनी है और जैसे याद की एग्जैक्टली उसी तरह से पेपर पे जाके उतारना है। अब जब हम बच्चे को देखते हैं, आजकल के दौर का बच्चा कभी भी क्रैमिंग नहीं करता, वो रटे नहीं लगाता, वो रीजनिंग करता है। आप अपने घर में देख लें, आप किसी बच्चे को कुछ गलत बात बोलेंगे तो आपसे जवाब मांगेगा और क्यों करेगा कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, आपने मेरे साथ ऐसी बात क्यों की है। तो आप एक बच्चे को एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो उसको समझ नहीं आ रहा, आप कैसे फोर्स करके उसको बोलेंगे रटा लगाएं और रटा लगा के उसको रिप्रोड्यूस करेंगे। तो चलें, आपके एक डर से वो कर तो लेगा, मतलब बहुत मुश्किल से वो कर तो लेगा, लेकिन एक वक्त आएगा वो प्यार नहीं करेगा पढ़ाई से। तो हमें उस बच्चे को पढ़ाई से प्यार करवाना है। अच्छा, पढ़ाई से प्यार करवाने के लिए आजकल बच्चे जो उनसे है ना, इनफैक्ट थोड़ा सा पेरेंट्स की भी तरबियत की ज़रूरत है। सिर्फ बच्चे को ज़रूरत नहीं है, पेरेंट्स की वल्लाह बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तरबियत की। जैसे मैं खुद अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरी 2 क्लासेस होती हैं। एक तो मैं बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ और जब बच्चे चले जाते हैं उनके बाद उनके पेरेंट्स के साथ मेरी मीटिंग्स होती हैं। उनको भी पढ़ाता हूँ कि आपने बच्चों को किस तरह से हैंडल करना है, क्योंकि मेरे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चल रहे हैं। मैं टीचर्स को ट्रेन करता हूँ कि आपने पढ़ाना कैसे है, टीचर्स को भी बड़ी ज़रूरी है। डिफरेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस में बड़े बड़े नाम है अल्हम्दुलिल्लाह।
एबटाबाद का वन ऑफ द वेरी बिग कॉलेज है आर्मी बर्नहॉल कॉलेज का, आपने सुना होगा, फॉर गर्ल्स, उनके टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का हेड भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उनके टीचर्स को आई ट्रेन देम हाउ टू ट्रेन, आई टीच देम हाउ टू टीच, तो उनके रिजल्ट्स रिमार्केबली इंक्रीज़ हुए हैं। इस तरह जैसे बच्चों को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, टीचर्स को भी ज़रूरत होती है, बिल्कुल है। आफ्टर डूइंग एवरीथिंग, और अल्लाह का शुक्र है मैंने स्पोर्ट्स में भी एक अच्छा नाम कमाया, और उसके बाद फिर पढ़ाई करता रहा। आई डिड माई बैचलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, आई डिड माई मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और वो भी बहुत अच्छी पाकिस्तान की टॉप नस्ट यूनिवर्सिटी से किया। तो इन सारी चीज़ों को अगर मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं तो मेरे वालिद कोई बहुत तालीम याफ्ता, मतलब बहुत ही कोई फिल्दी रिच इंसान नहीं थे। ही वॉज अ पोस्टमैन। मैं बड़े फ़ख्र से बात करता हूँ। तो हम जितने बहन भाई हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई इंजीनियर्स हैं, कोई लॉयर्स हैं, इस तरह से हम सारे निकले। मेरी वालदा कभी स्कूल नहीं गई, तो वो अनपढ़ हैं। तो उनसे कोई पूछता है तो आपने क्या पढ़ाई की हुई, तो कहती है मैं डॉक्टर भी हूँ, मैं इंजीनियर भी हूँ, मैं लॉयर भी हूँ। वो कहते हैं कैसे, कहते हैं क्योंकि मैंने 5 बच्चे जो है ना उनको पढ़ा दिए। तो इनफैक्ट हमारे घर की तरफ से, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में भी था, तो जब अपने बच्चे को जो है ना उससे रिप्रोड्यूस कराना होता है ना कोई भी काम, तो आप उस पर प्रेशराइज नहीं करते हैं पेरेंट्स को। इसलिए मैंने कहा ट्रेन करना ज़रूरी है, क्योंकि हार और जीत इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा रहता है। हर माँ बाप की ख्वाहिश ज़रूर होती है कि मेरा बच्चा इन दुनिया का दौलतमंद तरीन इंसान हो, उसके पास जॉब है तो बेहतरीन तरीन जॉब हो, सिक्योर है तो सिक्योरिटी बेस्ट होनी, घर है तो आउट क्लास घर होना चाहिए। यानी ऑब्वियसली वो अच्छा ही सोचता है। तो आप क्या लेकिन ये समझते अच्छा नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि हमारा जब अल्लाह से ताल्लुक होता है ना, तो हमें अल्लाह से पीस मांगना चाहिए बजाय इसके कि हम दौलत मांगते हैं, दौलत मांग लें। तो इशू ये होता है कि हम अपने बच्चे के ऊपर ना एक्स्ट्रा प्रेशर डालने लग जाए। जो हमारी कमियां होती है ना बच्चे से पूरा करा रहे होता है। हम ये नहीं देखते बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है और उसकी वीकनेस क्या है। आपने कहा ना हर बच्चा टॉप नहीं कर सकता, मेरा ख्याल है हर बच्चा टॉप कर सकता है, लेकिन अगर उसको अपनी फील्ड मिल जाए तो एग्जैक्टली। आप लेट से आर्ट्स में अच्छी हैं, मैं फिजिक्स में अच्छा हूँ, तो आप मुझसे आर्ट्स पूछेंगे तो मुझे नहीं आती होगी, मुझे फिजिक्स के फार्मूलाज अच्छे समझ आते हैं, मैं रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ चीज़ों को, मैं मैकेनिक्स को समझता हूँ। हर इंसान एक दूसरे से डिफरेंट है, हर इंसान में जो अल्लाह ने सलाहियतें रखी है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ रखी है। बिल्कुल इसी तरह से। तो हमारा अब थोड़ा सा निज़ाम चाहता हूँ कि तब्दीली आए, मैं हर फॉर्म पे जाके बात भी करता हूँ। अब आप कैम्ब्रिज का मिसाल के तौर पे अगर एकेडमिक एनवायरनमेंट आप देखें तो उसमें मोर देन 70 सब्जेक्ट्स जो हैं बच्चों को 10th ग्रेड तक अलाउ किए जाते हैं, यानी परमिट किए जाते हैं, मोर देन 70। यूजुअली पाकिस्तान में बच्चा है जो उनसे ना उनको अपने स्टैंडर्डाइजेशन के लिए 8 सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, इंग्लिश और मैथ्स कंपलसरी है, उसके अलावा पाकिस्तान स्टडीज़ इस्लामिया आता है, और फिर उर्दू के साथ वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस अकाउंट, इकनॉमिक्स के साथ मिला के 70 सब्जेक्ट वो पढ़ सकता है। कि आपके पास मैट्रिक में इतने सब्जेक्ट्स हैं बच्चों ऑफर करने के लिए नहीं है। बच्चा या पढ़ेगा साइंस पढ़ेगा या आर्ट्स पढ़ेगा। अब साइंस जब पढ़ेगा तो बायोलॉजी पढ़ेगा, कंप्यूटर साइंस के साथ करेगा, और कहानी उसकी खत्म होगी। उसके पास वास्ट वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स नहीं है। हो सकता है बच्चा पैदा ही अकाउंटेंट बना हुआ हो, समझ रही हैं बात? तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी। अच्छा, अब पढ़ाई से अलावा पढ़ाई का प्रेशर, एक बच्चा इवन देन बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है, अकाउंटिंग में बहुत अच्छा है बच्चा, आप उसको अकाउंटिंग पढ़ा रहे होते लेकिन बच्चा प्रेशर ले रहा होता है, ही वांट्स टू बी ऑन द टॉप। आपने उसके दिमाग को कंट्रोल करना है। किस तरह से कंट्रोल करना है? जैसे हम रोज़ बरोज़, आप हर रोज़ अगर आप चिकन खाते रहें तो आप बीमार भी हो जाएंगे, आपकी सेहत भी ख़राब होगी और आप एनॉय होने लग जाएंगे उससे। आपने उसमें थोड़ा सा चेंज लाना है, चिकन के अंदर ही चेंज लाना है। यस, कैसे? आप मोटिवेशन स्पीकर्स बुलाएं उस फील्ड से रिलेटेड, जनरल फील्ड से रिलेटेड, स्पोर्ट्स के मोटिवेशन स्पीकर्स बुलाएं जिन्होंने कुछ अचीव किया हुआ हो, जिनको बच्चे जानते हों, जिनको बच्चों ने देखा हुआ हो, वो आके बच्चों से। अब आप जब मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाएंगे तो डायरेक्टली उसको स्टेज पे नहीं खड़ा करना है, आपने पहले उसको गाइड करना है, ऑडियंस कैसी है, आपने किस टॉपिक पे बात करनी है उनके साथ, इंगेज कैसे करना है, घुलना मिलना उनके साथ। क्योंकि ये असल में ना एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें प्रोडक्ट आपने बच्चा प्रोड्यूस करना है, और ये आधे घंटे का नहीं, ये बड़ा लंबे टाइम का एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे राइट नाउ जो सिचुएशन है, क्योंकि मैं देखती हूँ हमारे बच्चों को हमने इतना ज़्यादा उनको प्रेशराइज़ कर दिया हुआ है, इतना, एक तो बुक्स का बहुत ज़्यादा बर्डन डाला हुआ है, दूसरा फिर जैसे एग्ज़ाम आते हैं तो हमने ये बर्डन के नंबर अच्छे आने चाहिए। आया अब बच्चे को या हमारे नौजवानों को इम्तिहानात की तैयारी में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मज़ीद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच है। टॉपिक की जाने बारे से पहले ज़रा आज की जो हमारी अगली डोज़ है, डेली डोज़ जो हम आपको देते हैं स्टोरीज़ की शक्ल में, ज़रा उसकी तरफ आते हैं। नेक्स्ट जो हमारी स्टोरी नाज़रीन अंटार्कटिका की ये बर्फ़ानी तह के हवाले से है कि उसके नीचे क्या छुपा है। साइंसदानों ने बड़ी हैरान कुन चीज़ें जो है वो हमारे सामने पेश की हैं। नाज़रीन, साइंसदानों ने बर्फ़ानी जो बरआज़म अंटार्कटिका के बर्फ़ानी तह के नीचे छुपी एक खुफिया दुनिया तलाश की है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि वहाँ साइंसदानों ने अंटार्कटिका की मोटी जो बर्फ़ानी तह है उसके नीचे मौजूद एक स्टार पर रोशनी डालते हुए
बताया है कि वहाँ क्या छुपा हुआ है। उन्होंने अंटार्कटिका की बर्फानी तह के नीचे मौजूद हिस्से का तफसीली नक्शा भी तैयार किया है और ये बर्फानी तह 14 किलोमीटर मोटी है और इसके नीचे मौजूद खित्ते के बारे में साइंसदानों को जो है वो मज़ीद कुछ ऐसे हैरान कुन चीज़ें, ऐसा इल्म जो है, तफसीलन इल्म जो है वो हासिल हुआ है। उसकी वजह से कहा जा रहा है कि ये बर्फ़ के बायस नीचे मौजूद सतह का मुशाहिदा करना ख़ासा मुश्किल है क्योंकि इसकी जो तह है वो बहुत ज़्यादा मोटी है। हाँ, अलबत्ता उन्होंने एक तफसीली नक्शा जो है वो ज़रूर तैयार किया है। इस नक्शे में हज़ारों पहाड़ हैं, वादियाँ हैं, जो पहाड़ी सिलसिला है, जो गहरी खाइयों की एक मौजूदगी का इंकशाफ भी नाज़रीन किया गया है। माहिरीन के मुताबिक इन तफसीलात से अंटार्कटिका की बर्फानी सतह के रवैये के बारे में जानने में मदद मिलेगी जो कि मौसमियाती तब्दीलियों के बायस आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही है। नाज़रीन, इसके अलावा वहाँ की यूनिवर्सिटी के कुछ साइंसदान, कुछ माहिरीन हैं, उन्होंने इस तहकीक पर जो काम है वो किया, यानी कि ये अमल शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि लाखों बरसों से अंटार्कटिका की जो बर्फानी तह है ये ऐसे खित्ते के ऊपर जम गई जो आप कहें कि बिल्कुल स्पार्ट सतह या पहाड़ी सिलसिलों और दीगर जो एरिया या जो उसकी एक ज्योग्राफी खसूसियात है उससे लैस है। नाज़रीन, इस तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें ऑब्वियसली हमारे सामने आती हैं। अब ये जो है, ये जो तय आपको बताई जा रही है बर्फ़ की, ये 14 किलोमीटर मोटी है। ऑब्वियसली इसके नीचे जाके मज़ीद इस पे रिसर्च करेंगे, इस पे जानने की कोशिश करेंगे कि इसके नीचे और ऐसी कौन सी दुनिया मौजूद है। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आप लोग ज़रूर जाना करें, ज़रूर देखा करें कि दुनिया में कुछ हैरत अंगेज़ वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि बर्फ़ तो हमें देखने को मिलती है लेकिन बर्फ़ के नीचे भी कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये इस स्टोरी इस चीज़ की वाज़ेह एग्जाम्पल है। तो इस पे आप लोग ख़ुद भी रिसर्च कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी आपके पास है, फ़ोन आपके हाथ में है, इंटरनेट मौजूद है, आप ख़ुद भी इस पे रिसर्च कीजिएगा कि 14 किलोमीटर मोटी बर्फ़ है, उसके नीचे एक पूरी दुनिया जो है वो पाई जा रही है। ये साइंसदानों ने कहा है और मज़ीद इस पे तहकीक शुरू हो चुकी है। तो आगे इस पे क्या लाहेअमल होता है, क्या इसके रिजल्ट्स आते हैं, वो फिर ऑब्वियसली एक टाइम जब गुजरेगा तो पता चलेगा। वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। फरहाद हमारे साथ है। फरहाद, मुझे बताइएगा, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि ठीक है, बच्चों पे प्रेशर हो रहा है, नौजवानों पे हो रहा है, सोसाइटी प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है कि भाई आपने टॉप जो है ना वो रैंक पे आना है, अच्छे आपके नंबर होने चाहिए, A+ आपका ग्रेड होना चाहिए। और जो स्कॉलरशिप का सिलसिला है या एडमिशन का जो सिलसिला है वो भी हमने इतना टफ कर दिया कि हम बच्चे की मार्कशीट देखते हैं, अगर तो बड़ी अच्छी है तो फटक से उसको हम एडमिशन दे देंगे, अगर उसने नंबर अच्छे नहीं लिए हुए, उसका ग्रेड अच्छा नहीं लिया हुआ, तो हम ज़रा हमारे फेस के तासुरात है ना वो बड़े राइट लेफ्ट होने लग जाएंगे और उसमें पूरी रेनबो जो है ना वो बनना शुरू हो जाएगी कि हमने एडमिशन देना या नहीं देना। ये एक तल्ख हकीकत है जो कि हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो यहाँ बच्चे ने अगर एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आप क्या समझते हैं, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले तो 3 लोग होते हैं बच्चे की कामयाबी में जो एज अ स्टेक होल्डर्स काम कर रहे होते हैं। एक होता है बच्चा खुद, उसके पेरेंट्स, और तीसरा होता है ये उस्ताद। इन तीनों ने सेम पेज पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनका। सही। बच्चा राइट पे जा रहा है, उनको लेफ्ट पे नहीं जाना चाहिए, सेम पेज पे लेके जाना चाहिए। सिंक्रोनाइज, जिसको बोलते हैं ना सिंक्रोनाइजिंग द एनर्जीज, लाइक द वर्ड दैट यूज़ फॉर इट इज़ सिनर्जाइज। तो इसके लिए होता है कि पेरेंट्स और साथी और बच्चा ये एक अच्छा टाइम टेबल बनाए बच्चे का, डेली का काम डेली रिवाइज़ करवाएं, ठीक है। और रिवीजन के साथ जो टॉपिक चल रहा होता है ना क्लास के अंदर, उन्हीं के जो रिलेटेड पास्ट पेपर्स है, यानी पहले जो एग्ज़ाम्स आए हैं उसमें टीचर्स ने उन सवालों को किस अंदाज से पूछा हुआ है, उस अंदाज को टीचर क्लास में भी डिस्कस करे ताकि बच्चा का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। वो अपनी असाइनमेंट्स में, अपने टेस्टों के अंदर इन चीज़ों को बार बार रीइंफोर्स कराए कि एग्ज़ाम मैं एक तैयारी करा रहा हूँ और एक एग्जामिनर के सवाल पूछने का तरीका, हम दोनों भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे। टीचर अक्सर औकात मोस्टली ऐसे होता है, वो पढ़ा कुछ रहा है, एग्जाम में कुछ आ रहा है, बच्चे ने सवाल देखा तो एकदम उसके हाथ पैर फूल के किए तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो मुझे आता ही नहीं था। तो पढ़ाना इस अंदाज में है कि बच्चा उस तरीके को देखे, यानी एक तो रिप्रोडक्शन होनी चाहिए, उसको आता होता है, पता होता है, लेकिन वो सवाल पूछने का जो तरीका है ना, अंदाज वो डिफरेंट होता है। एग्जैक्टली, वो सवाल नहीं बेचारा अंडरस्टैंड कर पा रहा होता। तो 2 चीज़ें, एक उस्ताद मुस्तकबिल के बारे में सोचे कि इस कॉन्सेप्ट का कितना ज़रूरी इम्पैक्ट होगा इस बच्चे की ज़िंदगी में। तो जब कभी भी आप पढ़ाएं तो आप बच्चे को बताएं कि बेटा ये चीज़ आपके मुस्तकबिल में फ़लानी जगह इस्तेमाल होनी, इसलिए टीचर को वेल रेड एंड वेल लर्नड लाजमी होना चाहिए, ताकि आजकल का बच्चा, उसको मुतमईन करना आसान काम नहीं है। उसने सोशल मीडिया भी देखा है, उसने यूट्यूब भी देखा है, उसने चैट GPT से भी चीज़ें जाके पूछनी है।
تو آپ کو زیادہ پتہ ہونا چاہیے اس بچے سے. بالکل ایسے ہی. آپ ہیں ملینیلس فار ایگزامپل, بچہ آپ کا جین زی اور الفا آ رہا ہے, تو ان بچوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آپ کو ٹرمز بھی اس بچے کی یوز کرنی ہے. وہ کون سی ٹرمز یوز کر رہا ہے, یو ہیو ٹو لرن. آپ کی ڈکشنری دوسری ہے, اس بچے کی دوسری ہے, تو اس بچے کے گراؤنڈ پہ آنے کے لیے ٹیچر اپنی نالج نہیں جھاڑے گا, ایک قدم آگے ہونا ہے اس بچے سے. ایگزیکٹلی. پرابلم یہ آ رہی ہے نا اصل میں انفارچونیٹلی. میں جب بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں نا تو میرے بچے ایکچولی ہیں ہی 14 سال سے لے کے 18 سال کی عمر کے. تو مجھے جب بھی ان کی کلاس میں جاتا ہوں تو میں ایک دم چابی کر لیتا ہوں کہ اچھا میں بھی 9th کلاس میں آ گیا ہوں. میری حرکتیں, میری باتیں اس طرح کی ہوں گی کہ میں الفاظ ان سے میچور ہوں گا, لیکن میرے ورڈس کی ادائیگی وہ والی ہوگی جو 9ویں کلاس کے بچے کو سمجھ آئے گی. جب میں 12ویں کلاس کے بچے کی کلاس میں جاؤں گا تو مجھے ان کو زندگی کے بارے میں سکھانا ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے ان کے ہارمونل چینجز آ رہے ہیں. ہر چیز سمجھنی ہے کہ پیار بھی ہے, عشق, نفرت, آزادی, یہ بڑی نیچرل بات ہے. ہمیں اس چیز کے اوپر آنیسٹلی اسپیکنگ نہ پیرنٹس کو غصہ ہونا چاہیے بلکہ ڈسکس کرنا چاہیے. ایک اب جس طرح میں ہوں نا, یہ بھی آپ کی زندگی کا حصہ ہے. یس. تو ایگزام کی تیاری کے لیے آپ کو بچے کو بہت سی طریقوں استعمال کرنے پڑتے ہیں, جس میں کیا ٹائم ٹیبل, ریوائزنگ دا سلیبس ڈیلی اینڈ میکنگ ٹائم ٹیبل, along with that be supportive. یس. اچھا, گروپ اسٹڈی جو ہے ڈیورنگ ایگزامس جو ہے, کیا یہ ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ اچھا, گروپ اسٹڈی میں یہ ہوتا ہے نا کہ لائک مائنڈیڈ بچے ہونے چاہیے, ایک طرح کے بچے ہونے چاہیے. جو اکثر اوقات بیچ میں نوٹوریس ہوتا ہے, میں نے بھی گروپ اسٹڈی کی ہے, ہم سارے کرتے ہوتے ہیں اپنی پڑھائی کے دوران. تو اگر ایک بیچ میں سے تھوڑا سا نوٹوریس نکلتا ہے نا تو اس نے باقی 5 بچوں کا ٹائم ضائع کرنا ہوتا ہے. گروپ اسٹڈی تب ہوتی ہے, میں چونکہ کام بھی کرتا تھا اپنے پڑھائی کے ساتھ ساتھ, آئی ہیڈ ٹو ورک, آئی ہیڈ ٹو مینیج مائی گریڈز, مجھے اسکالرشپ مینٹین کرنے کے لیے اچھے نمبر بھی چاہیے ہوتے تھے, اور جو میری اسکالرشپ کے بعد جو فیس بچ جاتی تھی وہ فیس دینے کے لیے پیسے بھی خود ہی کمانے ہوتے تھے. تو مجھے اکثر اوقات جو ہے نا, پہلا کرائٹیریا میرا یہ ہوتا تھا کہ میں نے کلاس میں جو لیکچرز میں لے رہا ہوں مجھے وہ بہت ہی بہترین طریقے سے سمجھ آنے چاہیے. بے شک میں پیچھے بیٹھا ہوا ہوں, آگے مڈل کہیں پر بھی بیٹھا ہوں, تو اس وقت دوستی شوستی نہیں چلے گی میری. تو لیکن پھر بھی انسان ہوں نا, تو ہر چیز تو اچھی سمجھ نہیں آ سکتی. کچھ میرے اسٹرانگ ایریاز ہیں, کچھ میرے ویک ایریاز ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ انسان سیکھتا ہے. کچھ ہوتے ہیں انسان کے اسٹرانگ. ایون انجینئرنگ کی بات کروں تو ہم تقریباً کوئی 40 کے لگ بھگ سبجیکٹس پڑھتے ہیں, تو 40 کے 40 میں ایکسپرٹ نہیں ہو سکتے ہیں. اب کچھ سبجیکٹس اس طرح کے ہیں جس میں آپ اچھی ہیں, ایک سبجیکٹ میں اچھا ہوں, ٹھیک ہے. تو ایک تو اس کے فوراً بعد آپ سے ایک اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہے کہ یس آئی ہیو ٹو لرن. تو ہم 4-5 بندے جب آپس میں بیٹھیں گے نا, تو آپ نے پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اچھا یہ ٹائم ہم نے تھوڑا انٹرٹین ہونا ہے, اس کے بعد یا اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھائی کرنی ہے. تو گروپ اسٹڈیز میں جب لائک مائنڈیڈ بچے ہوتے ہیں یا ان کا جو پلان ہوتا ہے تو اس میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. جس کو جو ٹاپک نہیں آتا وہ دوسرے بچے کو سکھا دیتا ہے. تو اکثر اوقات ٹیچر کی بات سمجھ نہیں آتی, دوست پنجابی میں سمجھا دے گا, پشتو میں بھی میرے ساتھ بہت سے دوست ایسے تھے پشتو میں سمجھاتے تھے. سب ان کو میری اردو سمجھ نہیں آتی تھی تو میں ان کو پشتو میں سمجھا دیتا تھا, کچھ لوگوں کو پنجابی میں سمجھا دیتا تھا. لینگویج بیریئر. ایگزیکٹلی, ان کو سمجھ اچھا یار یہ اتنی مشکل بات تو تھی نہیں, میں تو ہفتہ پورا لڑتا رہا اس کے ساتھ. بیچ میں اکثر اوقات ایسے بھی ہوتا تھا, ایک لڑکا جی ڈیک لے آیا تو وہ ناچنے شروع ہو گیا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, کوئی سوشل میڈیا نکال کو یار یہ ریل دیکھو ذرا, یہ دیکھو فلانا نیا ٹرینڈ چل رہا ہے آج کل, یہ وہ, اور فلانی ہم انسٹا پہ ایک اسنیپ چیٹ بناتے ہیں. جب آپ ایک ریل کھولتے ہیں تو اگلی اس سے مور انٹرسٹنگ نکل آتی ہے, اگلی اور انٹرسٹنگ, تو بچے کا ٹائم کل کرتی ہے. تو اس لیے بچوں کو بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے اور پیرنٹس کو دیکھنا چاہیے بچہ کن لڑکوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے, کیا ان بچوں کا دماغ ہے, ان بچوں کی. بچے تو اتنے شارپ ہے, پیرنٹس کو کہتے ہیں ہم گروپ اسٹڈی کے لیے جا رہے ہیں, یا اگر فون پہ لگے ہیں تو ہم تو اس پہ اسٹڈی کر رہے ہیں, جبکہ دیکھ کچھ اور رہے ہوں گے, کر کچھ اور رہے ہوں گے. اچھا, یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ آپ رائٹ پہ جا رہے ہیں, پیرنٹس لیفٹ پہ جا رہے ہیں. اچھا, اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے نا, ضروری رائٹ آف سچویشن ہے, کیونکہ بچہ بھی آج کا جو ہمارا بڑا چالاک ہے, اور پیرنٹس بھی اوبیسلی وہ چاہیں گے کہ ان کا بچہ, ان کی جو زندگی ہے وہ اچھی گزرے. تو ایگزامز ہیں یہ بڑے ضروری, یہ پوری زندگی چلتی ہے, پوری زندگی ہماری جو ہے وہ امتحان ہے. ہم نے اب اچھے طریقے سے ایگزام دینا ہے تو ہم کامیاب ہوں گے, تو زندگی اچھی گزرتی رہے گی. تو یہ اسٹڈی والا ایگزام, اس کو آپ بالکل لائٹ لیا کریں. تو آپ اس حوالے سے کوئی ایک ایڈوائس, کوئی پیغام دینا چاہیں ناظرین کو؟ اچھا, میں ایک بات بولوں نا, دیکھیں میرا اکیڈمکس کا جو ایکسپیرینس ہے نا وہ 19واں سال ہے میرا الحمدللہ. میں چونکہ جب سے میں نے میٹرک کیا نا, اس کے بعد سے میں نے 7ویں کلاس کو پڑھانا شروع کر دیا. تو شروع سے آئی واز ناٹ ویری گڈ, بٹ اوور ٹائم, اور میں آگے گیا بھی نہیں ہوں, اپنی پڑھائی آگے چلتی رہی, اور پیچھے جو ہے نا میں اپنی انہی بچوں کے ساتھ ہی 14, 15, 16, 17, 18 کے ساتھ ہی اٹیچ رہا. اس سے پہلے 2001 سے آنورڈ میں کراٹے سکھاتا تھا لوگوں کو, تب بھی وہ اسی ایج گروپ کے لوگوں کو سکھاتا. تو ان کے ساتھ نا میری ایک انڈرسٹینڈنگ, ان کا سائیکولوجیکل, وہ میرے ساتھ ایک تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. صحیح. تو جب آپ ان بچوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کو یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ بچہ صرف پڑھائی نہیں کرانی, آپ نے تھوڑا سا اترنا اس کا, چلو یار گراؤنڈ میں اترو. اوکے, تھینک یو سو مچ فرحاد. انہوں نے جو بات کی کہ آپ نے صرف بچے کو
रट्टा नहीं लगवाना, सिर्फ पढ़ाना नहीं है, आपने उसके साथ इंगेज होना है, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ होना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो फ्रेश हो, मेंटली तौर पे रिलैक्स होगा तो स्टडी में उसका दिल लगेगा। तो इस चीज़ पे आप सब लोग ज़रूर सोचिएगा। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक आपकी हेल्थ के हवाले से, बिकॉज चूचू को आपको पता है कि हमारा पूरा सेगमेंट आपकी हेल्थ से रिलेटेड होता है, तो किस स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं इस पे बात करेंगे, बट ब्रेक के बाद साथ भी है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। नाज़रीन, अगला जो हमारा टॉपिक है, आज ट्यूसडे है और हेल्थ के हवाले से ऑब्वियसली हमारा टॉपिक होगा। हम बात करने जा रहे हैं स्पेसिफिक आज ब्लड के हवाले से जो हम एक दूसरे को देते हैं। नो डाउट नाज़रीन, जब हम खून के इंतकाल की बात करते हैं, यानी कि किसी को खून देने की बात करते हैं, तो ये एक ऐसा अमल है जो बेशुमार जानें बचाता है। लेकिन जहाँ पे हम खून अतिया करते हैं, देते हैं, किसी को ब्लड डोनेट करते हैं, तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों की यानी कि एहतियात की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको इख्तियार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको ऑलरेडी कोई बीमारी है, कोई सीरियस इशू है, तो ऑब्वियसली आप ब्लड नहीं दे सकते। अगर आपने दिया तो आप अगले की जान बचाने की बजाय उसको मज़ीद ख़तरे में डाल सकते हैं। अगर गैर महफूज या बग़ैर स्क्रीनिंग के आपने खून का इस्तेमाल कर लिया तो ऑब्वियसली उसके भी बहुत ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं। तो इसी पे आज हम बात करेंगे कि अगर प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं होती, प्रॉपर चेक नहीं किया जाता ब्लड और उसको लगा दिया जाता है, तो इससे किस किस्म की पेचीदगियाँ जो है वो पैदा हो सकती हैं और कौन से ऐसे मज़ीद कॉम्प्लिकेशन या कौन से मज़ीद चैलेंजेस का जो है वो हमें सामना करना पड़ सकता है। इस पे बात करते हैं। और आया किन पेशेंट को ब्लड हम दे सकते हैं या कौन लोग हैं, किस एज ग्रुप के लोग हैं जो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, या किसी अपने अजीज़ को, किसी अपने प्यारे को दे सकते हैं, दोस्त को दे सकते हैं, या अगर कोई अजनबी। इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है, तो एक इंसान दूसरे इंसान को खून दे सकता है, तो इसमें इतना एज ग्रुप भी डिफ़ाइन होती है। उस पर भी आज हम बात करते हैं। एज़ यूजुअल हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनको मैं मेहमान बिल्कुल नहीं कहती क्योंकि ये सच सवेरा का हिस्सा है। डॉक्टर सजाद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे आप? ठीक है, डॉक्टर साहब बताइएगा, कोई शक नहीं कि जब आप किसी को खून देते हैं तो ये ऐसा अजर सवाब वाला अमल है जिसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। यानी कि कोई भी ऐसा अमल जिसका आपको अजर सवाब बेशुमार मिलता हो तो हमें उससे अवॉइड नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि एहतियात, यहाँ से शुरू करते हैं कि किस किस्म की एहतियात जो है वो ज़रूरी है। जी बिल्कुल, जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। हमें चाहिए कि ब्लड डोनेशन में जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, मगर ऐसे अफराद के जिनको ऐसी बीमारियां हैं जो कि ठीक होने में नहीं आती, सिर्फ मैनेज होती हैं, वो ब्लड देने की कोशिश ना करें। डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, कैंसर पेशेंट हैं, एड पेशेंट हैं, हेपेटाइटिस के पेशेंट हैं, अच्छा ये नहीं दे सकते, ये ना दे सकते क्योंकि ये फिर आगे फैल जाएंगे, वायरल डिजीज़ हो जाएगी। हेपेटाइटिस तो आपको पता है कि एक से दूसरे को भी लग जाता है, तो फिर ये लोग जो हैं ये ब्लड ना दें। थैलेसीमिया के जो लोग हैं वो भी ब्लड नहीं दे सकते, ठीक है, वो ले सकते हैं, दे नहीं सकते। तो इसमें ये है कि एहतियात जैसे आपने कहा कि वो बड़ी लाजम है, मगर बाज़ औक़ात हमें कुछ ऐसी चीज़ें का सामना करना पड़ जाता है जिसकी वजह से हमें जो है ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ेचगी में देखें कि माँ को ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, ऑपरेशन के दौरान ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, कोई एक्सीडेंट हो गया जिसमें कि बेजा खून जो है वो आपका ज़ाया हो गया। यहाँ जो सबसे अहम बात करने वाली वो ये है कि हमें आज तक अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता। मुझे पता है, बहुत कम मैं वो पॉजिटिव वो मैं ये कहने लगा हूँ कि बहुत कम लोगों को इसका ये होना चाहिए। जो हमारा आईडी कार्ड है, शनाख्ती कार्ड है, उसमें एक खाना होना चाहिए, उसमें ब्लड ग्रुप लाजमी बताएं। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस में है लेकिन आईडी कार्ड में उसमें भी होना चाहिए। उसमें ये है कि आपका एक्सीडेंट हो जाए तो आपके पास कोई ना कोई चीज़, उतनी देर को वो मैचिंग करते रहते हैं, तो उसका टाइम जो है वो काफ़ी वेस्ट हो जाता है। जब फ़ौरन पता होगा कि आप और नेगेटिव हैं, बेसिक चीज़ है, बेसिक है ना। तो स्कूल्स में जब एडमिशन होता है वहाँ पे इनको लाजमी करार देना चाहिए। बच्चों का जो कार्ड गले में लटकाने वाला उसके ऊपर लाजमी होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को भी चोट अमूमन लग जाती है और फौरी तौर पे अगर आपने ब्लड डोनेट कर भी दिया तो पता ही नहीं चल रहा कि ग्रुप कौन सा है। जब आप उल्टा सीधा ग्रुप लगा देंगे तो फिर बंदा वैसे ही भड़क जाएगा। अच्छा, इससे भी डेफिनेट आपका ओ है तो आपको बी पॉजिटिव लग जाए तो मसला बन जाएगा। तो उसमें ये चीज़ें भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि एक दूसरे के साथ ब्लड जो है वो मैच किया जाए, तो फिर जाके इंसानी ज़िंदगी को हम बचा सकते हैं। मगर इनिशियल चीज़ें जो हमारे मुल्क में अभी फुकदान है कि हमें ब्लड ग्रुप जो है वो इतना ज़्यादा नहीं पता। जो लोग ज़रूरी समझते हैं वो तो करवा के लाजमी अपने, और मोबाइल के पहले जहाँ इमरजेंसी है वहाँ पे भी लिखा होना चाहिए कि आपका जो है वो ब्लड ग्रुप जो है वो कौन सा है। मगर हमने इतने वो ख़तरनाक किस्म के उसको ताले अच्छे वॉलपेपर लगाए हुए उस पे ताले लगाए हुए फ़ोन को
उस पे बड़ी अच्छी टाइम डेट सब कुछ आ रहा है, लेकिन हमारे जो बेसिक डिटेल है, इमरजेंसी नंबर हमारे भी या होना ब्लड चाहिए। ग्रुप ये जैसे आपका टाइम सेट करते हैं, आप ऊपर ब्लड ग्रुप सेट कर लें, कितना अच्छा वो आइकन बन जाएगा, ठीक है। तो वो आदमी को पता होना चाहिए, क्योंकि किसी के भी साथ इमरजेंसी हो सकती है, तो किसी भी टाइम हो सकती है। इसलिए तमाम घर वालों को चाहिए कि जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो कोशिश करें, इतना महंगा नहीं है, अपना ब्लड ग्रुप जो है वो आपको पता होना चाहिए कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक। और इसमें उम्र की अगर मैं बात करूँ तो किस उम्र के लोग जो है वो खून दे सकते हैं? अब लगाने की बात करें तो बच्चों को भी लग रहा है। 18 साल से लेके 60 साल की उम्र में जो हेल्दी हैं लोग, जिनकी बीमारियों का मैंने जिक्र किया है, अगर वो बीमारियां नहीं हैं तो 18 साल से 60 साल तक साल में 4 मरतबा 3 मरतबा आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अगर उनका अपना खून पूरा है तब, या अगर अपना जी, लेडीज़ में 12.5 तक और जेंट्स में 13.5 तक जो है वो नॉर्मल गिना जाता है। अगर ये आपका है तो फिर आप इसको, और अगर कम है तो फिर अपनी जान बनाएं पहले पहले अपना पूरा करें, अपना खून पूरा करें। और जो लोग कहते हैं जी कि मेरी अनीमिक को खून लगवा दें, इससे अवॉइड किया करें कि फौरी तौर पे अगर अनीमिक हैं तो फौरी खून ना लगवाने जाएं। डाइट प्लान से अपने डॉक्टर से मशवरा करके, कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि आपको खून बनाने में मदद देती हैं, खुराकें तो बहुत ही मदद देती हैं। और पाकिस्तान में फ़ीमेल्स का अगर हम जिक्र करें तो वो बहुत ही अनीमिक हैं, ठीक है। और घर का काम, सारा काम, फिर बच्चों की डिलीवरी, इस दौरान जो है ये चेकअप नहीं होता। हमें चाहिए कि हम जो है लेडीज़ की सेहत के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक नया ख़ानदान डेवलप होने जा रहा है। तो उसमें ये है कि अगर अनीमिक होगा तो आने वाला बच्चा भी कमज़ोर और माँ भी कमज़ोर। तो ख़ानदानी मनसूबाबंदी जैसे कहा जाता है, इसमें 2 से 3 साल का वक्फा लाजमी रखें ताकि माँ की सेहत अच्छी हो और नेक्स्ट आने वाला बच्चा जो है वो आपके लिए हेल्दी। अच्छा, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें किसी से ऐसे हादसे कोई हैपनिंग को लेकर हमें खून की ज़रूरत पड़ गई है, तो क्या हमें लास्ट स्टेज तक वेट करना चाहिए या फ़ौरन से हमें ब्लड लगवा लेना चाहिए? जी बिल्कुल, फ़ौरन अगर ब्लड लॉस हो रहा है तेज़ी से, एक तो उसको बंद करने की मनसूबाबंदी होनी चाहिए। ये थोड़ा सा इमरजेंसी लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह हमने बंद करना कवर कर सकते और करीबी आपका DHQ हॉस्पिटल है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, फौरी तौर पे वहाँ पहुँचे। घर में टाइम ज़ाया ना करें कि आपका ब्लड लॉस हो रहा है, आप घर में बहुत ज़्यादा टाइम उसको पट्टियाँ करके, उसको बांध के, कोई भी चीज़ खुद से करके और लॉस कर देते हैं। तो कोशिश करें कि जैसे ही आपको शुगर वाले पेशेंट का तो रुकता ही नहीं है वो शुगर, जो लोग पतला खून करने की दवाइयाँ, दिल के मरीज़ जो हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, वो खून पतला करने की दवाइयाँ, डिस्प्रिन, लोप्रिन, अस्कार्ड, इस तरह की चीज़ें खा रहे होते हैं, उनका खून बंद होना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये ज़रूर अपने डॉक्टर से पूछें कि अगर हमें कट लग जाए तो हम तो ये डेली की बुनियाद पे खा रहे हैं, तो भाई उस टाइम हम क्या करें? हमारा खून कैसे क्लॉट होगा, कैसे बंद होगा? क्योंकि हर इंसान में जो है वो सिस्टम है कि पर सेकंड के हिसाब से आपका खून जो है वो क्लॉट होता है, ठीक है। अगर प्लेटलेट्स आपके कम हो जाएं, जैसे कि डेंगू में बहुत ज़्यादा आपको पता है कि प्लेटलेट्स तो उसमें गिरते हैं, तो फिर आपके मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों से खून निकलना शुरू हो जाएगा। तो प्लेटलेट्स जो है वो क्लॉटिंग को बहुत ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव रखता है। तो प्लेटलेट्स आपके कम से कम 20,000 से ऊपर होंगे तो आप ख़तरे से थोड़े से बाहर होंगे। लोग पैनिक क्रिएट कर देते हैं कि 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है प्लेटलेट्स की। अगर वो 50,000 होती तो बस शोर शुरू हो जाता है कि हमें कुछ हो जाएगा। आप डाइट प्लान करके डॉक्टर से पूछ के खून या प्लाज्मा लगवाने की कोशिश ना करें जब तक कि 10,000 से बिलो ना हो जाए। सही, तो उसको हमने कवर करना हो। ठीक हो गया। कितने अरसे बाद, आपने नॉर्मली तो 2-3 महीने का आपने जिक्र किया था, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हमें इससे पहले एक बंदे ने खून दिया हुआ है, लेकिन सडन हमें फिर से उसकी फैमिली, उसके अजीज़ किसी को अगर ज़रूरत पड़ गई है, तो क्या 3-4 महीने से पहले भी वो ब्लड दे सकता है? ज़रा मुश्किल हो जाता है, दूसरे बंदे को पकड़ें जो छुप के बैठा इधर आ जा काका, अब तेरी दूसरा नहीं मिल रहा तो फिर क्या करें? फिर ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि 90 डेज़ में जो है आपका नया खून बनता है, पुराने खून के जो खलिए 90 डेज़ में जी। तो वो ये होता है कि थोड़ा सा वीकनेस हो जाती है। तो 2 दिन पहले ही मुझे एक बंदा मिला, तो वो कहता है मैं खून दे के अभी तक चक्कर नहीं ख़त्म हुए। एक साइकोलॉजिकली भी चीज़ें हो जाती है कि टेंशन, ख़वातीन में तो ज़्यादा है। वो मेल था और यंग मेरा ख्याल होगा 30-35 साल का, तो कहता है जी किसी को ज़रूरी था तो मैंने अपना ब्लड दे दिया। तो अब 2 दिन से मैंने ढाल और गिरा पड़ा चक्कर। मैं कहा यार ये चीज़ें खाओ तुम ठीक हो जाओगे। तो ये होता है कि ये भी होता है कि मैं पूरी ब्लड की बोतल दे के अब मेरे अंदर कुछ भी नहीं रहा।
तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो फौरी तौर पे अगर आप पानी का इंटेक और जूस का जूसेस का डब्बा भी इंटेक दे जो देते है हैं ना। वो तो मुफ्त में मिलता है तो चक्कर नहीं पानी अच्छी। पानी का इंटेक अगर आप करेंगे हाँ। तो आपका जो है वो ब्लड तेज़ी से बनना शुरू हो जाएगा। फिर सीजनल जो भी फ्रूट और सब्जियां हैं, जी। नट्स हैं, इनका इस्तेमाल करें। कीमा और कलेजी जो है ये खून बनाने में कीमा बहुत कौन ज़्यादा सा? मावन। छोटा कीमा खा लें, बड़ा कीमा खा लें, कोई भी तो आप महंगा है डॉक्टर साहब। दोनों में से कोई भी खा लें। चिकन का जो शेवर चिकन का हाँ। वो कोई मदद नहीं करेगा। देसी खा ले। हाँ, कुछ भी खा सकते हैं। हाँ। तो इसमें ये है कि कलेजी चलें, सस्ती है। वो जिन लोगों को अनीमिक हैं वो हफ्ते में कोशिश करें 2 से 3 बार। पालक का भी कहा जाता है कि वो भी खून सब्ज़ बनाती है। पत्तों वाली हाँ, खुराकें सब्ज़ पत्ती, सब जो है वो हमें ब्लड बनाने में चुकंदर जो होती है, सब चीज़ें। गाजर है, गाजर। तो इसमें ये है कि इन चीज़ों का फ़ायदा उठाएं। अब एक मुल्क में जो है वो गाजर 50 रुपये है, एक दूसरी जगह जाएँ तो 10 रुपये किलो। और ये भी जो डिफरेंट देखे ना बहुत ज़्यादा है। क्यों गाजर शायद- डिफरेंट है? ये शायद हो सकता है कैरेज की वजह से, ट्रैवल कर उनको रही है। ट्रैवल की वजह से। मतलब ये कि हाँ। अंदरूनी पंजाब चले जाएं तो चीज़ें सस्ती हैं थोड़ी सी। हाँ। हमारे इस्लामाबाद पिंडी में जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली है। हाँ। मगर ये गाजर का फ़ायदा उठाएं, चुकंदर का फ़ायदा उठाएं, ये सस्ती हैं, अभी भी सस्ती हैं। एक गिलास अगर आप जूस पीते हैं वैसे धो के खा लें, उबाल के पी लें, तो ये भी आप लोगों के लिए अच्छी है। और खून की कमी के लिए पालक बहुत अच्छी है, उसको अगर उबाल के आप ले लेते तो वो भी आपका हीमोग्लोबिन जो है वो बढ़ाती है। बढ़ा देगी। ख़वातीन जो है एक तो वो ब्लड देते हुए वैसे घबराती हैं, लेकिन अगर कोई दलेर है, ब्रेव है हमारी कोई बहन, तो अगर उसने खून देना है तो किन बातों का या कौन सी एहतियात है उनके लिए जो ज़रूरी है? जी, एक तो खून देख के भी घबराती हैं और देते हुए भी घबराती हैं, दोनों चीज़ें दोनों सूरतों में। दोनों सूरतों में। एक कोशिश करें कि पीरियड्स अगर हो रहे हों तो उसमें ब्लड नहीं देना चाहिए। ओके। और पीरियड्स के भी तकरीबन कोई 10 से 15 दिन के बाद दें। ओके, अगर फौरन आप नहीं। फौरी तौर पे आप ना दें, क्योंकि आपका भी ब्लड लॉस हो रहा होता है, तो फौरी तौर पे देंगे तो आपको वीकनेस जो है वो ज़्यादा होगी। और देखें कि औरतों को कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसकी वजह से वो ब्लड नहीं दे सकती, जिसका जिक्र हमने स्टार्ट में किया कि वो कैंसर भी हो सकता है, वो एड्स भी हो सकता है, वो हेपेटाइटिस भी, शुगर भी हो सकता है, या दिल के अमराज हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर के अमराज। तो जो मेल में वो फीमेल में भी बीमारियां होती हैं, अगर उनमें से वो बीमारियां चल रही हैं, हाँ। तो वो फिर कोशिश करें कि वो ब्लड देने की कोशिश ना करें, ओके। क्योंकि वो फिर जो ब्लड है वो किसी के काम नहीं आएगा। ओके। और खून लगवाने के बाद अगर जो ब्लड ग्रुप है वो सेम भी है तो क्या कोई मुमकिन साइड जी इफेक्ट्स का खदशा है? बिल्कुल। मैं भी बाज़ दफ़ा थोड़े से साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं। मैचिंग तो ठीक हो रही होती है, मगर ये है कि खून जोश मार जाता है, रिएक्ट करता है। तो रिएक्ट बाज़ दफ़ा कर जाता है और आदमी जो है वो स्वेल हो जाता है। ओह। एटिक एरिया मतलब बड़े बड़े तड़प्पर से बन जाते हैं। और बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि खारिश काफ़ी Itching शुरू हो ऐसा जाती ईचिंग है, रहती है और चिली हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये थोड़े से साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये क्या कुछ मतलब ट्रीटेबल है? ट्रीटेबल होता है, मतलब ये है ना कि थोड़ा लॉन्ग टर्म में बाज़ लोगों को मैंने देखा है कि खारिश पूरे जिस्म में रहती है। खून लगा 1 साल हो गया फिर भी वो कहते हैं जी हमारी खारिश नहीं ख़त्म हुई। ज़्यादा होता है, मतलब ये है ना कि साइंस ने तरक्की बहुत ज़्यादा कर ली है, मगर अभी भी कुछ साइड इफ़ेक्ट ख़त्म करने में अभी टाइम लग रहे हैं। तो हमें ये देखना होगा कि किस तरह हम इन साइड इफ़ेक्ट को जो है वो पेशेंट के जिस्म से जल्दी निकाल सकें। तो क्या इस तरह के अभी भी केसेस आते हैं? क्योंकि अब अगर ब्लड की ज़रूरत है तो ऑब्वियसली वो लगाएंगे। एक आप बिल्कुल ऑपोजिट ब्लड ग्रुप नहीं लगा सकते, आप लगा भी सेम रहे हैं, इसके बावजूद आपको कॉम्प्लिकेशंस है, कुछ पेचीदगी इश्यूज़, आप साइड इफ़ेक्ट्स का आपको सामना हो रहा है, तो क्या फिल फोर को इसका इलाज नहीं? क्योंकि जैसे आपने कहा कि 1 साल से उस बेचारे को इचिंग हो रही है, हो जाती है। तो एंटी मुश्किल एलर्जी आप होता है। देखें यूज़ कर लेते हैं डॉक्टर्स, उसमें चीज़ें दे सकते हैं। बाज़ दफ़ा स्क्रीनिंग शुदा ब्लड नहीं लगता और वो वैसे ही लग जाए। अब तनी वो किसी नशई ने दिया हुआ है या कोई ऐसा जो मतलब नशा करने वाला बंदा, अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला और बंदा, जो ये स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग करने वाले, वो उनका भी खून जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और ठीक हमारे है, तो मेजॉरिटी देखे ना नौजवान बड़े वो सब स्मोकिंग बहुत ज़्यादा। तो उसमें ये देखना चाहिए कि एक तो स्क्रीनिंग शुदा ब्लड, अच्छा। फिर अब तो बैन हो गया, वरना आम हॉस्पिटल्स के बाहर जो है वो नशेई लेटे रहते थे, खून देने के लिए। खून दे के पैसे लेते थे ना, तो ओह। नशा करते थे उससे। तो अब ये बैन कर दिया, अब काफ़ी चीज़ें हॉस्पिटल्स के बाहर जाए तो ये चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। पुलिस पकड़ के भी ले जाती है, उन पे मुकदमात भी होते हैं। मगर ये कि अच्छे ब्लड बैंक से जो है वो स्क्रीनिंग शुदा ब्लड जो है, और बाज़ ब्लड बैंक में आप इस तरह भी होता है कि आपको खून देना होता है, वो पॉजिटिव दिया आपने, आपको बी पॉजिटिव चाहिए तो वो आप अपना देंगे तो आपको अल्टरनेट मिल जाए, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और जब तक फिर उसकी स्क्रीनिंग हो के ओ पॉजिटिव वाले को चाहिए होगा वो आपका ब्लड उनको लग जाएगा, वो फिर सुबह मॉर्निंग शो करने आएंगे।
अच्छा, ओवरऑल जिसको ब्लड मॉर्निंग शो करने आएंगे, हमें डॉक्टर साहब खून नहीं लगा हुआ, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अपना पूरा है। तो मुझे बताएं, जो ब्लड बैंक है उसका क्या ओवरऑल क्या रोल है? उसका बड़ा ज़बरदस्त रोल है। उसमें ये है कि आपको हर किस्म का, हर ग्रुप का मैविश जो है ना वो ब्लड अवेलेबल होता है। हाँ। मगर क्योंकि लोगों की तादाद इतनी नहीं है देने वाली, लेने वालों की ज़्यादा है कि हमें देना ना पड़े, हम वहाँ से ले लें, जी। तो फिर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन जो है वो है। मगर जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोशिश करें कि साल में 2 मरतबा, चले मैंने 4 मरतबा कहा, आप 2 मरतबा ब्लड देने की कोशिश करें। और लेडीज़ ख़वातीन या मर्द? सिर्फ दोनों, ख़वातीन तो 5% पहले ही दे रही हैं, बहुत ही कम है। ज़्यादा परसेंट तो मेल दे रहे हैं, और लगवाने में ख़वातीन पहले नंबर देने में आखिरी। हाँ, तो कोशिश करें कि ख़वातीन भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हाँ। क्योंकि थैलेसीमिया के पाकिस्तान में 1,20,000 केसेस हैं, 30 लाख के करीब बॉटल्स चाहिए, तो वो कैसे पूरी, क्योंकि आप वो आर्टिफिशियल ब्लड तो नहीं पैदा कर सकते, आप हर चीज़ बना लेते हैं मगर ये चीज़ें नहीं बनती। तो इसमें कोशिश करें कि ब्लड 1 बॉटल सदका जारिया के तौर पे, 2 बॉटल साल में 1 से 2 बार, ये आपके जिस्म की ज़कात है। तो अभी ये रमज़ान मुबारक शुरू होगा 1 माह बाद, तो कोशिश करें जाके दे दें। शबान शुरू होने आप वाला अपने है, पैसों इसी की में आप ज़कात शुरू देते हैं, कर अपने दें। जिस्म की भी ज़कात। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद नाज़रीन मज़ीद हम जो है वो खून के अतला के ऊपर बात करते हैं, इसके जो फ़ायदे हैं उस बारे में मज़ीद हम जानते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद साथ में। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। हम बात कर रहे हैं कि आपने ब्लड डोनेट करना है तो उसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर, एहतियात करना ज़रूरी है, वो कौन सी एहतियात है, इसी पे बात करें। डॉक्टर सज्जाद साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर, हम बात कर रहे थे कि पहले तो हमने कहा कि अगर ब्लड लग जाता है तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इस पे आपने बताया। अब एक है कि अगर आपने जैसे ही आपने खून लगाना शुरू किया है, अब कि वो बॉडी में जैसे ही वो जाना शुरू हुआ है, तो उसी वक्त रद्द-ए-अमल जो है ना वो आना शुरू हो गया, ज़ाहिर होना शुरू हो गया कि समथिंग रॉन्ग, उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? उसमें ये है कि ब्लड को रोक के कुछ एंटी एलर्जी मेडिसिन जो है वो डॉक्टर साहिबान जो है वो लगाते हैं, ताकि रिएक्शन जो है वो कम से कम हो। अच्छा। और क्योंकि बाज़ दफ़ा आप ये देखें कि जैसे ही ब्लड लगना शुरू हो जाता है तो मरीज़ आंखें भी खोल लेता है, क्योंकि ये ज़िंदगी बचाता है आपका। इंतकाल खून जब किया जाता है तो आपकी ज़िंदगी जो है वो बच जाती है। और हमने शुरू में बताया था कि जो लोग ब्लड नहीं दे सकते, उसमें जॉन्डिस वाले भी लोग ब्लड नहीं दे सकते, जिनको पीला यरकान होता है, तो वो भी अवॉइड करें कि वो भी ना कहीं ब्लड देने चले जाएं, ना उस टाइम ब्लड उनको लगना चाहिए, ना देना चाहिए। हाँ। क्योंकि टूट फूट का अमल जॉन्डिस में जो है वो चल रहा होता है। हाँ। तो इसलिए ना दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें ये है कि अगर रिएक्शन हो रहा है तो फौरी तौर पे एमरजेंसी में, ज़ाहिर इंसान एमरजेंसी में होता है तो ब्लड लग रहा होता है, तो वो डॉक्टर उसको टैकल कर लेते हैं, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। ठीक। अच्छा, जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि कुछ आपने बीमारियों का जिक्र किया कि जो ये जिन बीमारियों में मुब्तला हैं वो लोग खून ना दें। इसके अलावा मैंने जिक्र किया था कि हमारा जो है तकरीबन हर बच्चा, देखिए नौजवान हमारा ख़ासकर जो है वेप की तरफ है, स्मोक कर रहा है। हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो कहीं ना कहीं हुक्का, कहीं ना कहीं सिगरेट नोशी और इन चीज़ों में भी वो इन्वॉल्व हैं। तो आपने कहा था कि ये लोग भी ब्लड ना दें, लेकिन मेजॉरिटी इसमें इन्वॉल्व है, तो अगर वो ब्लड देते हैं तो क्या उसको महफूज करने मजबूरन का तरीका है? ये चीज़ें हैं कि अब इतना ज़्यादा जो रेगुलर स्मोकर है तो उसके खून में से एक तो कैल्शियम चीज़ें कुछ ना कुछ निकल जाती हैं जो ब्लड में शामिल होती हैं उसके नशा करने से। वो वेव का नशा हो, वो स्मोकिंग हो, वो अल्कोहल का इस्तेमाल हो, पान हो, बीड़ी हो, सिगरेट, जो भी आप, हेरोइन है, चर्स है, जो भी आप पीते हैं, तो वो कुछ ना कुछ आपके ब्लड में जो जाके वो गड़बड़ शुरू कर देता है। हाँ। तो कोशिश करें कि ये एक भी जो चीज़ें मैंने नाम ली हैं, एक भी बेनिफिट नहीं आपकी बॉडी के लिए, आपको एक बेनिफिट भी नहीं दे रहा, जस्ट आपको वक्ती जो आप कह रहे होते हैं कि हमें बहुत सरूर आ रहा है, उसका साइड इफ़ेक्ट 100+ कर लें तो कितना ज़्यादा आपको जो वक्ती आपको सरूर आ रहा है उसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपकी बॉडी ख़राब हो रही। तो अब जैसे छोटे बच्चों को भी पेरेंट्स से देख के हौसला मिलता है कि वालिद साहब सिगरेट पीते हैं या वेप पीते हैं, तो माँ पी रही है तो बच्चियाँ भी पी रही हैं, तो फैशन बन गया ना। तो उसमें ये है कि ये बॉडी के लिए हार्मफुल है, चाहे 0.5 निकोटीन है, निकोटीन नाम तो आया ना, 0.5 है या 1% भी है। हाँ। तो आ तो गया, तो वो फिर आपके ब्लड को जो है वो गंदा ही करेगा। तो कोशिश करें कि हेल्दी डाइट लें, वॉक, एक्सरसाइज आपके नए खून बनाने में बहुत मददगार है। हम आजकल जो खुराक ले रहे हैं, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, ये भी अंदर से स्क्वीज़ करती है आपकी ब्लड को जो है वो खींच ले। खून नहीं बना रही, नहीं खून नहीं बनाना इसने। हाँ। मतलब ये है कि ये आपको फुला रही है और हम यही समझ रहे हैं कि हमारा बच्चा काफ़ी मोटा और गुगलू सा लग रहा है। शुगर कॉज भी करता है? शुगर तो लाजमी है ना, ये इन चीज़ों ने, फास्ट फूड ने तो शुगर कर दिया और फिर कोला ड्रिंक्स ने शुगर कर दिया, फिर ना सोना शुगर हो गया। सर हमारी नॉर्मल शुगर क्या है, रेंज क्या है?
120 से बिलो मॉर्निंग में फास्टिंग में जो है, Okay, और 120 से 180 से नीचे जो है फास्टिंग रैंडम जो है 2 से 3 घंटे खाने के बाद जो रैंडम आप करते हैं वो बिलो 180 से। मैं हमेशा पेशेंट्स को ये कहता हूँ कि डरे ना, ठीक है। अगर आ गई है 120 तो उसको आप वॉक से, एक्सरसाइज से, अपने खाने पीने हैबिट से आप इसको चेंज करते रहे। 200 से नीचे नीचे रैंडम भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं देती, क्योंकि मुख्तलिफ मल्टी नेशनल कंपनीज जो हैं मुख्तलिफ उसकी मेजरमेंट देने शुरू कर देती हैं ताकि मेडिसिन अरबों डॉलर की रुक ना जाए। तो एक डॉक्टर साहब का सही मैंने तरीका क्या है शुगर चेक मैंने करने? सेहत ज़िंदगी प्रोग्राम करता हूँ मेडिकल का एक सर्च टीवी जी, पे, जी, बिल्कुल। तो उस पे डॉक्टर साहब मेडिकल स्पेशलिस्ट मेरे साथ थे, तो उनका एक हेड भी बना हुआ है। उन्होंने कहा जी कि कंपनीज बनाना नहीं चाहती हैं कोई ऐसी मेडिसिन के शुगर पेशेंट ठीक हो जाए। मतलब बना सकती ये हैं? उनके वर्डिंग थे, ठीक है। अभी भी अच्छा। हमारे पास महफूज हैं। तो आप ये देखें, ये अरबों डॉलर की यानी कि इंडस्ट्री। बनाई जा सकती है, अब लेकिन वो इसमें बना जो नहीं रहे। ग्लूकोफिज है, ये एक ऐसी मेडिसिन है, ये भी एक मेडिकल स्पेशलिस्ट थे, शुगर स्पेशलिस्ट, तो उन्होंने कहा कि अभी तक यही एक मेडिसिन है जो अच्छा काम कर रही है। ओके। बाकी अरबों डॉलर की उसके साथ 50/100, 50/800 वो लगा के ग्लूकोफिज सब में है। अब ग्लूकोफिज जो बंदा खाना शुरू करता है शुगर में, एक तो उसके पाँव जलना शुरू हो जाते हैं, अच्छा। दूसरा ग्लूकोफिज आपकी बॉडी से B12 निकालती है। जब B12 निकलता है तो आपकी मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है, आपको समझ नहीं आती, आपके सामने चीज़ें पड़ी होती हैं, आपको पता नहीं चलता। ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि 1 महीने बाद ग्लूकोफिज खा के बंदा कहे जी मुझे कुछ नहीं समझ आ रही, ये नहीं। अब देखें लोगों को 10-10 साल से शुगर है, वो ग्लूकोफिज खा रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में, तो वो उनका B12 निकलता है, पाँव उनके जलते हैं। ओके। तो B12 जो है वो हमें सब्ज़ पत्तों वाली खुराकों से ऑफ एंड ऑन लेना ही लेना है। सिंथेटिक भी बहुत सारे सप्लीमेंट हैं जिसमें B12 है। तो शुगर पेशेंट कम अज़ कम अपना B12 जो है साल में 1 से 2 मरतबा लाजमी चेक कराएं। जिनको टिंगलिंग होती है, जिनको पाँव में सुइयाँ चुभती हैं, पूरी रात सो नहीं सकते हैं, तो उनका B12 डेफिशिएंसी, क्योंकि ग्लूकोफिज, कुछ लोग कहते हैं हमारे हाथ सुन हो गए, पाँव जी सुन हो बिल्कुल, गए, कुछ उंगलियां सुन हो गई। B12 की कमी, उसकी वजह ये है कि हर फॉर्म में आपको ग्लूकोफिज दी जा रही है। हर गोली के साथ ये मेडिसिन मोस्टली लगी हुई है 80%, ठीक है, कोई ये 20% कम होंगी, मगर 80% में जो है ग्लूकोफिज जो है वो लगी हुई है। इसके लिए नहीं, एक तो अपने ग्रीन वेजेस का और फिर साथ में ग्रीन वेजिटेबल का, फिर मटन, बीफ, इसमें B12 बहुत है, ठीक है, अगर आपको सूट करता है। बाज़ लोग बीफ खाने के बहुत शौकीन होते हैं, मगर खाते हैं तो पेट में दर्द शुरू हो जाता है। बाज़ लोगों को ऐसा भी होता है ना, क्योंकि जितने बड़े जानवर का आप गोश्त खाएंगे उतनी बीमारियां भी ज़्यादा होती हैं। तो इसमें कोशिश करें कि नॉर्मल छोटे जानवर का गोश्त अगर आप खाते अगर बीफ खाती हो तो मेरे नीचे का धड़ दर्द करना शुरू कर देता है, यानी कि टांगे उनमें यूरिक एसिड आ जाता है ना, यूरिक एसिड भी बहुत ज़्यादा, तो वो ना ठंडी और से दर्द शुरू हो जाता है। बीफ जो है यूरिक एसिड बहुत तेज़ी से रेड मीट जो है वो ट्रिगर करता है। तो शुगर के पेशेंट, ख़ास तौर पे कैंसर के पेशेंट, दिल के पेशेंट, अब वो जिसको शुगर होती है उसको ब्लड प्रेशर भी होता है, उसको दिल के मराज भी आ जाते हैं, उसको गुर्दों के मराज भी आ जाते हैं, उसको आंखों के मराज भी आ जाते हैं। तो शुगर एक होना समझें कि आपने सारी बीमारियों की माँ इन शॉर्ट सर से पाँव तक जो है आपको पकड़ लेती है शुगर, ऊपर से आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये शुगर कहोगे, क्योंकि शुगर आ गई तो सारी बीमारियाँ, फिर आपको खून, दिल, जिगर, गुर्दे, फेफड़े, सारी बीमारियाँ इसने आपको लगानी है। आपने नॉर्मली कहा कि 180 से नीचे रहनी चाहिए, अगर इससे किसी के ऊपर आ गई है तो किसी की नहीं, सबकी ऊपर ही होती है। आजकल अनकंट्रोल शुगर के साथ सब ट्रैवल कर रहे हैं, वो तो कंट्रोल तो मेरे ख्याल 10% लोग कर रहे हैं, मतलब जो अपना ख्याल करते हैं, इनको कहते हैं अपना ख्याल करना। तो यानी अगर 200 प्लस आ गई है तो क्या हमें वरीड होना चाहिए? डेफिनेट, उसमें ये है कि मैं भी अनकंट्रोल शुगर के साथ आपको रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, गुर्दे, दिल, आपको साइलेंट हार्ट अटैक, ये अनकंट्रोल शुगर का मसला है। जिनको 250-300 रहते हैं वो फिर रहे हैं ना, क्योंकि कोई मशीन तो लगी नहीं हुई उनके साथ, और 250-300 के साथ वो जाके लविश किस्म का फास्ट फूड खा के आए। वो या मुझे डरा रहे हैं, ये मैं अपने लिए पूछ रही थी। नहीं, मैं अपने आप को भी डरा, ये मेरे साथ हुआ है, रिसेंटली मैंने चेक करवाई तो मेरी 200 प्लस आई है। उसमें यही है ना कि मैं भी हमें पता नहीं ना होता, हम जाके फिर लविश फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स आजकल तो जग में दे रहे हैं ना कि जितनी मर्जी पिए, बस एक दफ़ा रीफिल हो जाती, और हम कहते चले फ्री में, हाँ मुफ्त में बहुत ज़्यादा पीते हैं। वो 4 मंजिला कोई बर्गर खा के घर से रोटी भी खाते, तो आपकी पहले ही 250 चल रही है शुगर, आपने वो चीज़ें खा के उसको 400 प्लस पे ले गए। आपको तो नहीं पता ना, क्योंकि लोग चेक भी नहीं कराते ना कि हमें शुगर है। जिन लोगों को रात को पिंडियों में बहुत ज़्यादा दर्दें होती हैं, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, ठीक है, तो वो ज़रूर HbA1c
अपना ज़रूर करवाएं। मेरे आज टेस्ट होने हैं, जी प्रॉपर टेस्ट आज मेरे होने हैं, क्योंकि सुइयां मुझे लगनी है आज मुझे। अल्लाह खैर क्योंकि करे, कल आप पता पास हो चला- जाएं टेस्टों में तो हाँ, अच्छी क्योंकि कल पता चला कि शुगर है, तो आज मजीद उसके डीपली टेस्ट हो रहे हैं कि वाकई कोई इस तरह की पिछले गड़बड़ है। 3 माह का चेक हो जाएगा ना एग्जैक्टली, वो उसमें। पिछले 3 माह के वो पूरा रिकॉर्ड चेक करेंगे, क्या क्या खाया और कितनी शुगर ऊपर नीचे की है। बच्चों को जब हम खून लगवाते हैं, क्योंकि बहुत सारे आजकल अब देखिए बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं, खून की कमी है, अब उनको देखें तो अक्सर डॉक्टर रेकमेंड कर रहे होते हैं कि इनको वो पतला खून कुछ इस तरह का वो रेकमेंड करते हैं। तो बच्चों को जब हम खून लगवाते हैं, पहली बात तो पता है कि बच्चों को खून लगवाना चाहिए हमें, ये अगर ज़रूरत है तो, और अगर चाहिए तो उसमें कौन कौन सी एहतियात हैं जो ज़रूरी है? ऑफ कोर्स महविश, इसमें जिनको थैलासीमिया उनकी तो ज़िंदगी वो खून है, तो उन्हें तो obviously लगना ही उनकी तो लगना है ही है। ज़रूरत अब है। बाय बर्थ बच्चों को अगर 10 बच्चे डिलीवर हुए हैं तो 5-6 को बाय बर्थ जॉन्डस होता है, और इतना हाई लेवल का जॉन्डस होता है कि उनको पूरा खून चेंज करवाना पड़ जाता है। ठीक है, या इक्यूबेटर्स में रखते हैं, शुआएं देते हैं, उससे बाज़ बच्चे ठीक हो जाते हैं। अच्छा। सूरज की रोशनी दी जाती है, उससे बाज़ बच्चे ठीक हो जाते हैं, और बाज़ बच्चों को ब्लड चेंज करना पड़ता है इतना हाई लेवल का। So what's the reason? यही है कि अब जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, हमारे बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो इतनी भरमार विटामिन्स की देना शुरू कर दवाइयों देते हैं की। कि ये भी खा लें, ये भी खा लें, ये भी खा लें। भाई वो लेडीज़ जो हैं वो अच्छी खाना भी खा रही हैं, खुराक भी खा रही हैं, वो विटामिन बाहर से भी ले रही हैं, सिंथेटिक भी ले रही हैं। तो ओवर डोजेज जो है आपके लीवर के ऊपर डैमेजिंग करती हैं, तो अंदर एक नई जान पल रही होती है, तो उसमें ये चीज़ें जो हैं वो शिफ्ट हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए एहतियात के साथ आप अगर अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं, अगर आपको घर में अच्छा माहौल है, अच्छी खुराक है, देन आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कि आपने उसी दिन से विटामिन शुरू कर देना। टिल 9th मंथ तक आपको ऐसी ऐसी अद्वियात दी जा रही होती हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती। तो उनकी गोलियां, विटामिन्स की गोलियां, पता नहीं कौन कौन सी गोलियां। तो वो फिर बाय बर्थ बच्चों में जॉन्डस देख रहे हैं हम कि बहुत ज़्यादा बच्चों में आ रहा है, फिर उसमें खून चेंज करवाना पड़ता है। थैलासीमिया का मैंने बताया उनको तो लगना ही वो तो लगना है, लगना ही ठीक है, लगना है, और obviously। उनकी लाइफ उसके बगैर नहीं सरवाइव कर सकती। ठीक है, और टेस्ट करवाएं शादी से पहले। अगर थैलासीमिया माइनर है तो फिर मेजर भी हो सकता है, अगर मियाँ बीवी दोनों में आ गया तो फिर ये है कि ये चीज़ें हमें चेकअप की तरफ लेके जाती इस हैं। तरफ तो हम आते नहीं, हम आते हैं कितना कमाता है, जहेज कितना आएगा, ये हम बहुत ये ही देख रहे होते मतलब ये है कि टेस्ट करवाना जो है, कुछ हमारे मुल्क में असम्बलीज़ ने इसको पास करवाया है, सिंध असम्बली में, कि बिफोर मैरिज ये सारे ज़रूरी टेस्ट हों। तो सारे पाकिस्तान में होना चाहिए। लोग तो पूरे पाकिस्तान के बहुत प्यारे अच्छे लोग हैं, तो आप वाली बात है कि वो देखते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है, लड़की क्या कर रही है, सारा कुछ यही पूछते हैं। ये नहीं कमाइयाँ पूछते कि इस पूछते हैं ना। लड़की को कोई बीमारी बीमारी तो नहीं है, है, इस लड़के को कोई बीमारी हाँ, है। ये नहीं पूछना। अब खुदा ना खास्ता लड़की को देखें मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, ओए ठीक होए है, होए। अब दूसरे दिन ही मिर्गी के दौरे पड़ गए तो मसला ये, लड़के को भी पड़ सकते हैं। पढ़ सकते तो मतलब ये कि ये भी छुपा के आप करते हैं, तो ये भी धोखा है। Obviously। अगर आपकी बेटी को या बेटे को कोई मसले हैं बिफोर मैरिज तो बताएं, बताना चाहिए उनको, ठीक है ना। बाद में देखें ये डाइवोर्स तक बातें चली जाती। तो क्या फ़ायदा, मतलब इतनी आप एफर्ट, इतनी मेहनत, इतने खर्चे करें और अगले हफ्ते आप बच्ची को, वापसी की तरफ ये लेके आ देखें जाएं, तो this is ये not ज़रूरी है कि पहले ये बिल्कुल जो जस्टिस वाली बातें हैं ये पहले होने चाहिए। और मेडिकल टेस्ट जिनमें 8 से 10 बड़े बड़े टेस्ट हैं वो आदमी को ज़रूर करवा लेने चाहिए। कि कोई ख़ानदानी, अगर आप सबसे पहले रिश्ता लेने जाएं तो पूछें आपके ख़ानदान में बीमारियां कौन सी, ये रिश्ता यहाँ से स्टार्ट करें ताकि उधर ही ख़त्म हो जाए। ये बड़ी उन्होंने अच्छी बात की। हम जाके पूछते हैं कुड़ी की कमांड है, मुंडा की कमांड है, आप ये ना पूछे, आप पूछे कि आपके खानदान में नस्ल दर नस्ल बीमारी कौन सी, वो आपको वहीं से पता चल जाएगा। तो क्या है मसले मसाइल, तो थोड़ा सा ये बी केयरफुल हो के हमें ये चीज़ें देखनी। तो सब ये सीरियस मैटर जी, है, मतलब सीरियस एक हंसी मैटर, मजाक जी अलग बिल्कुल, चीज़, लेकिन ये बिल्कुल सीरियस इशू है और इसके ऊपर लोगों को ज़रूर तवज्जो देनी कल चाहिए। रोने से बेहतर है आज एहतियात करें। और डेफिनेट अगर आप अपने ख़ानदान में कज़न्स मैरिज कर रहे हैं तो वो तो बीमारियां आपके साथ जुड़ी ही रहेंगी। आपके अम्मा अब्बा को शुगर थी तो बच्चों में भी आ रही है, दिल के अमराज थे तो बच्चों में आ रहे, जिगर के अमराज थे बच्चों में आ रहे, जोड़ों के दर्द थे तो वो जोड़ों के दर्द आई जा रहे, तो वो तो आएंगे। तो इसीलिए कोशिश करें कि शादियां भी ख़ानदान से बाहर, जो बैरियर बन गया वो टूटे, उनका DNA चेंज हो, तो फिर वो बीमारियां जो फोर फादर से चली आ रही हैं वो तो ख़त्म हो ना, ताकि आपकी आने वाली नस्ल सेफ रहे। एक ही घर में एबनॉर्मल 2-2, 3-3 बच्चे होते हैं जो मेंटली रिटार्टेड है, जो सुन नहीं सकते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, तो वही बच्चे आप पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बैरियर को तोड़ने के लिए अपने ख़ानदानों से बाहर शादियाँ करें। ज़रूरी नहीं कि आपने बचपन में तय कर दी, लड़की कमिश्नर बन गई, लड़का चिटान पर, जो माँ बाप ने कहा था ये शादी हो के रहेगी।
बड़े बुजुर्गों ने जो है ना वो दी थी, अब उस जुबान के चक्रों में आप उन बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर देंगे। जाएगा तो उसमें ये कि लड़का कई दफ़ा बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो जाता है, लड़की नहीं पढ़ती, ठीक है, पर अगर वो बड़ों ने कहा हुआ है तो वो शायद मिसमैच चलता है जो कि सारी उम्र के लिए एक दूसरे के गले पड़ जाता है। और वही बात है कि कल रोने से बेहतर है कि आप आज एहतियात करें। अच्छा मुझे बताइएगा कि कुछ लोगों का माइंडसेट है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हमें जो खून मिलता है वो उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं होती या महफूज खून नहीं होता, और प्राइवेट सेक्टर से या प्राइवेट हॉस्पिटल से जो खून मिल रहा होता है वो देखिए डबल ट्रिपल कीमत पे मिलता है, इतना महंगा मिल रहा होता है, तो वो बड़ा अच्छा होता है। तो क्या ये माइंडसेट हमारा सही है? बिल्कुल गलत है, माइंडसेट नहीं है, गलत है, क्योंकि अब ऐसे लॉज बन गए हैं कि आप बगैर स्क्रीनिंग के अच्छी तरह किसी को ब्लड नहीं लगा सकते, ठीक है, और वहाँ पे अगर आपको रिएक्शन हो जाता है फौरी तौर पे आप उस ब्लड को दोबारा चेक करा सकते, क्या ये स्क्रीन शुदा था। अच्छा वो खून लेके उसी हॉस्पिटल से लगवाएं? उसी से जहाँ से मिला है वहीं से लगवा लेना, क्योंकि वो ये भी कह सकते हैं ना कि हमने तो आपको सही दिया था, आपने बाहर जाके नहीं, वो तो ऊपर मोर शोर लगी होती है सारी, जहाँ से आप लेते हैं स्टैंप होता है, कहाँ से ले रहे हैं उसका बिल बनता है बाकायदा, पता चलता है कि आपने रेड क्रिसेंट से लिया है तो रेड क्रिसेंट से लिया, ठीक है, किसी बड़े हॉस्पिटल से ले रहे हैं, ब्लड बैंक से ले रहे हैं, तो सारा कुछ वो लगा होता है, ठीक है। तो उसमें ये है कि ज़रूरी है कि आप जो है ब्लड स्क्रीनिंग वाला फोर्स करें कि हमें साफ़ सुथरा ब्लड स्क्रीनिंग वाला जो है वो ब्लड दे, और ज़्यादातर तो यही होता है कि आपने बॉटल देनी है तो अल्टरनेट बॉटल आपको मिल जाती है। अच्छा, तो वरना तो फिर 6 से 8-10 हज़ार रुपये में आपको एक बॉटल मिलती है। अच्छा ये जो अक्सर जाली ब्लड रिपोर्ट्स भी दी जा रही होती हैं तो उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करें, कैसे बचें? देखिए उसमें ये होता है कि बाज़ दफ़ा कुछ अपनी जॉब्स बचाने के लिए इस तरह की रिपोर्ट्स बनवा लेते हैं। देखिए काली भेड़ें हर जगह पे मौजूद है अपने लिए। अब बाज़ दफ़ा आप अरब अमारात की तरफ जो है ख़ास तौर पे सऊदी अरब में हेपेटाइटिस सी का पेशेंट जॉब नहीं कर सकता, ठीक है। अब कुछ ऐसे इदारे बने होते हैं जो आपको नेगेटिव की रिपोर्ट दे देते हैं। अब वो जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ तो सही वो थार के टेस्ट करते हैं, फिर आपको वापस आना पड़ता है। वो शादी वाला हिसाब है ना कि आपने गलत बयानी करके शादी कर दी, हफ्ते 10 दिन बाद वापस आ गए, तो यहाँ पे पूरा ख़ानदान एयरपोर्ट पे चढ़ाने जाता है, रो पिट के अगले हफ्ते वो बंदा वापस आ रहा होता है। तो ये वाली चालाकियाँ जो है बाहर नहीं चलती। आप कोशिश करें यहाँ से तो करके चले जाते हैं। तो वो जो लाखों रुपए आप लगा के जा रहे हैं चीज़ें अपनी बेच के, ठीक है, जेवर बेच रहे हैं, अपनी भैंसें बेच रहे हैं, डंकी मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो चीज़ें जो हैं वो बाहर काम नहीं आएंगी। वहाँ पे आपकी स्क्रीनिंग होगी, आप वापस आ जाएंगी। तो कोशिश करें कि अगर आपको ख़ास तौर पे लंग्स, एक ऐसी अल्लाह ताला ने चीज़ हमें दी है जिसके लंग्स अच्छे हैं उसकी ज़िंदगी लंबी हो सकती है। क्या बात? अब नॉर्दर्न एरिया में चले जाएं तो मैं भी वहाँ पे 70-80 साल के बुजुर्ग आपको भागते दौड़ते नज़र आएंगे, ठीक है। शहरों की ज़िंदगी 40-50 साल तक रहेगी। डॉक्टर साहब हम अब बुजुर्गों को छोड़े, हम यहाँ पे 4 स्टेज चढ़ के आते हैं, स्टूडियो में आते ही हाँफना शुरू कर देते हैं। उसमें उन लोगों की ज़िंदगियाँ बहुत अच्छी हैं क्योंकि खुली आबो हवा है ना। अब टीबी किसी को होता है तो कहते हैं कि मरीज सैनिटोरियम दाखिल हो जाए। आबो हवा, चीड़ के दरख्त जो बेसिकली आपको ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। और इन एरियाज़ में आप चले जाएँ, लोग सुर्ख व सफ़ेद हैं, सादा ग़िज़ाएँ और पैदल चलना है। दिन में 5-5, 8-8 किलोमीटर पैदल जाना। उनका जो वो घर भी वो कितने पहाड़ के ऊपर होते हैं और लकड़ियाँ काट के पीछे गट्ठा रख के, मतलब 1 मन 2 मन का, तो वो रोज़ाना पैदल आके जाते हैं और तंदूर की मोटी रोटी खा रहे हैं, प्याज के साथ ही खा ली, गुड़ के साथ ही खा ली, दही खा लिया, घर का बना हुआ दूध पी लिया, ठीक है, खालिस ग़िज़ाएँ। अगर आपके लंग्स अच्छे हैं तो आपकी सेहत जो है वो बहुत अच्छी होगी। अब कोविड की वजह से लोगों के लंग्स काफ़ी ख़राब हो गए 2020 में, तो अभी जो सुपर फ्लू चल रहा है जिसके असरात अभी तक हम भी जद में है, एक हफ्ता सही गुजरा है फिर जद में आ गए। तो उसमें ये है कि ये हमारी लंग्स की ख़राबी है। तो इस सूरत हाल में कोशिश करनी है कि फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स सच्ची नहीं खाए, घर का खाना खाया। क्योंकि आपकी सालगिरह गुजरी तो बहुत सारी दावतें आपने बाहर से हमने खाया और ये तभी हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ ना कि ठंडा गर्म पिया गया ना, तो इसकी वजह से अभी कोशिश करें कि आप पानी भी आप गर्म अपनी बोतल पास रखें। कोई मेडिसिन आपको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीम गर्म मैंने ख़त्म कर दिया। नहीं, नीम गर्म पानी आप इंटेक कर दें, ठीक है ना। कोई कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, कोई इस तरह की चीज़ें ना पिए, पानी आप पिए, आप ठीक होती जाएंगी इंशाल्लाह। अल्लाह करे, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है डॉक्टर साहब, सुबह सुबह हमने प्रोग्राम आपका बड़ा टफ है ना जी, हर टाइम बड़ा मुश्किल है। वेरी टफ होता है ना कि आपने 12-1 बजे उठना हो तो बंदा कहता है चले ठीक है, बिल्कुल, लेकिन सुबह अर्ली उठना, फिर आके यहाँ पे आप लोगों के साथ बातें करना, जी वेरी टफ चीज़ होती है। तो इसकी वजह से बड़ी ज़रूरी है लोगों को मतलब आवाम को हम किस तरह से अवेयर करें, या ऑब्वियसली आगाही ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग डरते हैं खून देने
دینے سے. جیسے ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ وہ گھبرا جاتے ہیں, کمزوری ہو جائے گی, اور خواتین تو بالکل ہی اس چیز کی طرف نہیں آتی, جبکہ آپ نے اگر کسی ایک کی جان بچائی تو ایون آپ نے پوری فیملی کی آپ نے جان جو ہے وہ بچائی ہے. تو لوگوں کو اویئر ہم کس طرح سے کریں؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کی کیمپین ہم چلا رہے ہوتے ہیں, آگاہی کے حوالے سے ہمارے رنگ ٹون پہ وہ جو ایک میسج گورنمنٹ کی طرف سے بھی کنوے ہوا ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں کیا کوئی کام چل رہا ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اویئر کیا جائے؟ ہاسپٹلز میں کوئی ایسی کیمپینز ہو رہی ہو یا پرائیویٹ سیکٹر کچھ اس طرح کی مہم چلا رہے اس کا مہوش جو طریقہ کار ہے وہ سب سے اچھا اسکولز, کالج اور یونیورسٹی لیولز کے اوپر, اور وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی اپنی جو سوسائٹیز بنی ہوتی ہیں وہ بلڈ بھی اکٹھا کرتی ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کبھی یونیورسٹیز میں لیکچرز کے لیے جاؤں تو ان کی سوسائٹی سے میری ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے اتنی بلڈ ڈونیشنز کی ہے, اتنے لڑکے لڑکیوں نے, تو ہر جی اسٹوڈنٹس نے, یہ بڑا اپریشیٹ والی چیز ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ یہاں پہ لیکچرز کا اہتمام ہو, منتھلی ایک ڈاکٹر چلا جائے, ایک گائناکولوجسٹ چلا جائے, بچیوں کے لیے انیشنل سٹیج میں ان کو سمجھایا جائے کہ ان کے ساتھ فیوچر میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک گائناکولوجسٹ جا کے ایک اچھے طریقے سے ان کو بتا سکتی ہے, ایک میڈیکل اسپیشلسٹ جا کے اچھے طریقے سے بچوں کو گائیڈ کر سکتا ہے کہ آپ کی آنے والی لائف میں آپ نے کیا خوراکیں کھانی ہے. ایک ڈائٹیشین جا سکتا ہے, پراپر ان کو فائدے اور نقصان بتائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا. ماہر غذائیت جو ہے وہ بھی لیکچر دے گا تو بہت ساری یہ جنک فوڈ سے ہماری جان چھوڑ جائے گی. بچوں میں ایک ہیلدی کمپٹیشن بچوں کو کہا جائے کہ آپ کے لنچ باکس کا ہر ہفتے جو ہے ایک مقابلہ ہوگا, جو اچھی سبزی بنا کے آئے گا اسے گفٹ ملے گا. اب سبزیوں کو بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اچھا, سبزیاں بھی جو ہم بناتے ہیں پکا کے جب تک, ہاں, تو اس کو مختلف شیپ میں بچوں کو کہیں جی آلو کی کیا کیا چیزیں بن سکتی ہیں, بیگن کی کیا کیا چیزیں بن سکتی ہیں, گوبھی کی کیا کیا چیزیں بن سکتی ہیں, کیونکہ ان میں ہر قسم کا وٹامن آپ کو مل رہا ہے. اور پھر اگلے ہفتے آپ نے فروٹ کے اوپر رکھنا ہے کہ فروٹ کا کیا کیا چیزیں آپ بنا سکتے ہیں. بچوں کو یہ کہیں جی آپ نے ماما سے دیکھ کے خود بنا کے لانا ہے. تو ہیلدی ایکٹیویٹیز جب ہم کریں گے, ہم نے تو کبھی لنچ باکس چیک نہیں کیا, صبح برگر, دوپہر برگر, شام برگر, وہ بچے ہی برگر ہو گیا. تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ ان کو دیسی فوڈ کی بڑے جو وہ بھی برگر بن ایزی ٹو ایٹ ہے نا, تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے ایزی چیز ہے. اس سے غذائیت نہیں مل رہی بچوں کو. دیکھیں اس میں بچوں کی بلاٹنگ پرابلم ہو رہی, گیسز پرابلم, قبض کی مسئلہ ارلیئر ہی بچوں کو ہو رہا ہے. ان کی آنتیں کام ہی نہیں کر رہی, ان کی ہیلتھ کہاں سے ہوگی, وہ سست ہیں ہر ٹائم, ان کی گٹ ہیلتھ ہی اچھی نہیں ہے. ان کا خون کدھر سے بنانا ہے آپ نے, خون تو بنا ہی نہیں ہے. دیسی چیزوں کا آپ نے کوئی سہارا نہیں لیا. آپ دیکھیں سیڈز تھیراپی پوری دنیا میں چل پڑی ہے. آپ دودھ میں بچوں کو جو ہے سورج مکھی کے بیج جو ہیں تھوڑے سے 1 چمچ ڈال کے گرائنڈ کر کے دے دیں, ٹھیک ہے. آپ بہت قسم کے فلیکس سیڈ ہیں, تھوڑے سے ان کو گرم کر کے, نیم گرم کر کے پیس کے پاؤڈر دودھ میں ڈال کے دے دیں. بچوں کی بون اسٹرانگ ہوں, 3-4 سیڈ جو ہیں وہ کٹھے آپ گرائنڈ کر کے رکھ لیں. 4-5 جو ہے مغزیات جیسے اخروٹ ہے, پستہ ہے, بادام, اس کو علیحدہ رکھ لیں. 1 چمچ سیڈز کا ڈال دیں, 1 یہ ڈال دیں. کچھ تو جائے بچوں کے اندر, برگر کے علاوہ کچھ اندر چلا جائے تو بون اسٹرانگ ہوں, وہ ایکٹیو ہوں. روزانہ کی بنیاد پہ جب 1-1 چمچ جائے گا, کچھ نہ کچھ تو بہتری آئے گی نا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے محنت کرنا چھوڑ دی, کیونکہ ہم یہی کہتے ہیں کہ ساڈا بچہ تے برگر ہی کھاندا ہے. بھائی آپ نے ٹرائی کیا کیا, آپ ٹرائی تو کریں نا. آپ ساتھ بٹھا کے کھانے, ماں کے پیٹ سے تو اس کو نہیں پتا تھا برگر, ہاں اس کو کیا پتا تھا. اب یہ ہے کہ ایزی موبائل پکڑا دیں, رو رہا ہے, 3-3 گھنٹے بچے آنکھ نہیں جھپکتے, میں تو حیران ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ کھانے پینے کی بھی ایسی چیزیں جا رہی ہیں. ماں باپ اپنے ساتھ بٹھائیں گے, دیسی فوڈ دیں گے تو بچوں کی صحت ٹھیک ہو. نہیں تو قد بھی چھوٹے ہو رہے, آنکھیں بھی اینک والی, گردن کے اوپر جو ہے وہ سروائکل لگا کے کالر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح ہمارے نا بالکل پوسچر اسٹریٹ ہے, شولڈر ہمارے سیدھے, وہ جھک گئے ہیں بچے, جھک گئے, وہ نیچے دیکھ کے نا ہر ٹائم. اس کا یہ موبائل کا طریقہ کار ہے کہ آپ نے ایسے رکھنا. اب اتنی دیر کوئی کر ہی نہیں سکتا. آپ لیپ ٹاپ پہ ہوتے ہیں اس طرح, ہاں آفس ورک کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ ایسے بیٹھنا بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ کام کرتے کرتے ایج پہ آ جاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ آپ کے شولڈر پین اور شاٹیکا پین, لنگڑی کا درد. جو لوگ اپنی جیب میں والٹ زیادہ دیر رکھتے ہیں, ان کو چاہیے کہ والٹ جب آپ نے سٹنگ لمبے ٹائم کے لیے والٹ نکال دیں, کیونکہ اس کی آپ پریس نہیں ہوگی نرو, اور آپ کو شاٹیکا جو ہے وہ نہیں ہو سکتی نا. تو اس میں یہ ہے کہ یہ کوشش کرنی ہے کہ ایک تو پوسچر آپ کا صحیح ہو, سوتے وقت, بیٹھتے وقت, مگر اس کا خیال نہیں کر رہے. 80% خراب ہے ہمارا پوسچر, جس کی وجہ سے ہڈیوں کی بیماریاں,
और गर्दन की गर्दनी मोरों की सोजिश आ गई है, नेक कॉलर बच्चों को पहननी पड़ रही है। तो ये चीज़ें हमने देखनी है कि ये छोटी छोटी सी एहतियातें जो है वो कर सके। फिर एक बीमारी होती है महविश हीमोफीलिया, जिसमें कि ठोकर लगने से आपका ब्लड निकल जाता है, वो बंद नहीं होता। अगर इस तरह के पेशेंट आपके घर में है तो फिर आपको हर टाइम चारों तरफ बच्चों के साथ फिरना पड़ता है, क्योंकि वो बस क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो नहीं होता उनके अंदर ना, तो ब्लड ही निकलता है। तो उसमें ये है कि ठोकर बच्चे तो जंप करते हैं, ज़ाहिर खेल तो वो जैसे ही हुआ तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हीमोफीलिया के जो बच्चे हैं उनको समझें कि एक आदमी की ड्यूटी है सारा कि आपने बच्चों के साथ है। डॉक्टर साहब ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद नाज़रीन मज़ीद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा, आखिरी टॉपिक और आखिरी सेगमेंट जिस पे हम बात कर रहे हैं कि आपने ब्लड डोनेट करना है तो किन एहतियात की ज़रूरत है, कौन कौन सी ऐसी टर्म्स कंडीशन जिनको आपने फॉलो करना है या पूरा करना है। क्योंकि अगर आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं ऑब्वियसली ये सवाब का काम है, लेकिन कुछ एहतियात भी ज़रूरी है। तो उसी पे बात करें, डॉक्टर सज्जाद साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि जब हम ब्लड बैंक से खून लेने जाते हैं तो जब एक बंदा जा रहा है, कुछ लोग शार्प होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारी आवाम बड़ी सादा भी है और इतनी नहीं अवेयर होती। तो किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मतलब वहाँ पे कैसे हम देखें कि इस ब्लड की जो है वो स्क्रीनिंग रिपोर्ट कहाँ पे है, इसके जो ब्लड ग्रुप मैचिंग है वो कहाँ पे लिखी हुई है, इसकी जो एक्सपायरी है वो कहाँ पे मेंशन है, और किस तरह से इसकी जो सील पैकिंग है उसकी तस्दीक करें, यानी कि कैसे उन चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। उसमें ये अच्छा आपने सवाल किया, टेम्परेचर मेंटेनेंस वो भी देखनी चाहिए कि किस टेम्परेचर पे फिर जब आप कैरी कर रहे हैं तो किस तरह लेके जा रहे हैं ताकि वो ख़राबी की तरफ ना चला जाए। ऐसे ही है। तो ये सारी रिपोर्ट जो है वो ब्लड बैंक आपको देने का मिजाज होता है, उसने आपको देनी है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपने अच्छी बात की है कि हम तो पैसे दे के फटाफट ले आते हैं, तो उससे फिर डेथ भी वाक़या हो सकती है, क्योंकि उसमें भी मैंने कहा है कि हर जगह पे काली भेड़ें मौजूद हैं। किसी ने उठा के दे दिया तो वो तो अगले पेशेंट के लिए तो वाले जान बन गया, गलत ब्लड जो है। तो ये सारी चीज़ें जो है जब आपको ब्लड की दी जाती है बॉटल, तो उसके साथ ये सारी चीज़ें आप चेक करें, एक्सपायरी चेक करें। इवन कि आप ये देखें कि पोलियो के कतरे जब पिलाने आते हैं तो आप उसके ऊपर भी देख सकते हैं। अच्छा। सारी चीज़ें देखने के बाद अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। ये बार बार कैंपेन में कहा जाता है कि आप उसको देखें रंग तो नहीं बदल गया, क्योंकि आप टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेंगे तो वैक्सीन का फ़ायदा ही नहीं है। वो जो डब्बा होता है जी, डब्बे में वो वैक्सीन वो बर्फ़ वाला ही होता है ना, ठंडा। तो अगर वो उसके नहीं मेंटेनेंस नहीं ठीक हुई तो फिर तो आपने बच्चों को वैसे ही कतरे पिला दिए, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं खामखा बस पानी के ड्रॉप ही हैं जो आपने बस वो अपने ज़हन को समझा दिया ना। तो ड्यूटी करने वाले भी तो बस दफ़ा जो है वो नेगलिजेंस का मुजाहरा करते हैं और ये फिर गलत चीज़ें आ जाती हैं। इसी वजह से पोलियो के केस बाज़ दफ़ा जो है वो बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें कि जब आप ब्लड लेने जाएं आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखनी होंगी। मलेरिया अगर हो गया तो उस दौरान भी आप ब्लड नहीं दे सकते, ठीक है ना। ये मलेरिया हो गया, नशे वाले लोग हो गए, थैलेसीमिया के, ये जो कोशिश करें कि इनको अगर ब्लड लगना है, अगर डॉक्टर ने रिकमेंडेशन दी है तो फिर आप ब्लड बैंक में जाके ये सारी चीज़ें जो है फॉलो अप में लेके आएँ, अपना ब्लड ग्रुप बताएंगे, उस हिसाब से जो है वो आपको सारी चीज़ें सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इमरजेंसी में फ़ौरी खून की हमें ज़रूरत है, कुछ ब्लड ग्रुप ऐसे जिसको यूनिवर्सल कहा जाता है कि वो सबके साथ मिक्स हो जाते हैं, यानी कि लग सकते हैं, वो कौन से? ओ ग्रुप जो है वो सबको लग जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। और पॉजिटिव जो है हाँ, तो वो सबको जो है वो लग जाता है। जाके आप जो है वो अगर नहीं कोई ब्लड मिल रहा तो नॉर्मली होता है ना, नहीं हमें मिलता, अगर बी पॉजिटिव ए पॉजिटिव, वो फिर वो ये कि वो नायाब लोग होते हैं आप जैसे, ठीक है, तो आप काफ़ी लोगों की जान बचा सकते हैं। हम बहुत सारे लोगों के काम आ सकते हैं, जान बचा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप वाली बात पहले हमें अपना पूरा करना होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वेल, यानी कि अगर ये नाज़रीन के लिए इसलिए कहा कि बहुत दफ़ा हमें खून नहीं मिलता, वो पैनिक हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं लगती कि सेम तो ब्लड ग्रुप मिल नहीं रहा, तो अब क्या करें, तो वो कहीं ना कहीं वो थक हार के बैठ जाते हैं, पेशेंट की जान को खतरा हो जाता है। तो ये हर बंदे को पता होना चाहिए कि अगर सेम नहीं मिल रहा तो एक ग्रुप ऐसा है जो यूनिवर्सल है, और आपका डॉक्टर ही आपको बेहतर बता सकता है। घर में जाके वो कोशिश ना करें कि हम खुद से कोई चीज़ करें, फिर भी डॉक्टर को कॉल करें, उसके पास चले जाएं, और फौरी तौर पे ये इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि रश करना, फौरी तौर पे निकल जाना, ठीक है। पैनिक करना और चीज़ होती है कि आप उसमें कोई भी काम नहीं कर सकते, पैनिक ही कर रहे हैं ना, तो पैनिक अटैक भी आना शुरू हो जाते हैं, तो वो ना करें। आपने रश करना है फ़ौरन हॉस्पिटल की तरफ, ब्लड बैंक की तरफ, और ऑपरेशन से पहले तो आपको पता है कहा जाता है कि 1-2 बोतल का इंतज़ाम कर लें, अगर लग गई तो ठीक है, नहीं तो फिर वो वापस हो जाती है, ठीक है। तो ऑपरेशंस में जो मेजर ऑपरेशंस होते हैं उसमें तो ब्लड पहले से
ओटी में पड़ा होता है, एग्जैक्टली, ठीक है, उनकी तो पता होता है डॉक्टर को खुदा न खास्ता ज़ाया किसी हो, भी वक्त लगाना पड़ हाँ सकता बिल्कुल, है। बाईपास करना है तो उसमें भी ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस Yes. होता है, आपका दिल ही निकाल के रखा होता है उन्होंने, ये सारी रिब्स आपकी काटी होती हैं, आपका दिल तो ये जैसे कहीं और उन होता डॉक्टर्स का बहुत बड़ा दिल है जो माशाल्लाह हमारे लिए दिल काम निकाल कर रहे लेते हैं, तो सैल्यूट है। मतलब Seriously. इंसानी ज़िंदगी के लिए इतने अच्छे हमारे सर्जन हैं यहाँ पे पाकिस्तान के, नो और डाउट डॉक्टर साहब, पाकिस्तान नो के डाउट। डॉक्टर्स जिस भी तरह वो बहुत, आप देखिए ना दिल के जो छोटे छोटे वॉल जो हमारे हैं उसके अंदर जो स्टंट और कैमरास लगा के वो चीज़ों को देखते हैं, लिटरली इंसानी अक्ल वहाँ पे दंग रह जाती है। ठीक कह रहे ये हैं। वाकई एक बहुत बड़ी बात है। ये वाहिद ऑर्गन है कि जो 24 घंटे धक धक करता है, ये अगर रुक एक गया सेकंड के लिए तो- रुका तो फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी आप- खत्म आप हो रुक जाती है, गए। लोड शेडिंग हुई तो खत्म। आप रुक गए। अच्छा मुझे बताइएगा कि अच्छा क्या इसको भी मैं भी देखें ना, जी। अच्छा खासा खून चाहिए ना, हाँ। दिल को भी तो कितने लीटर दिल खून दिन में पंप कर रहा होता है, और अगर यही पैसों का कर रहा होता तो बहुत ही मुश्किल हो जाना था। तो अल्लाह ताला ने कैसा निज़ाम हमारे अंदर लगाया हुआ इसीलिए कहते हैं ना कि अपने, आप शुक्र अदा हाँ करें। शुक्र अदा करें। और सबसे अच्छी बात है कि जो लोग बहुत ज़्यादा नशाजात में हैं वो अवॉइड कर लें, उनके लंग्स जो है ना वो डैमेज हो रहे हैं, स्मोकिंग वाले बंदों के भी। हमारे ना लंग्स में जैसे टावल आपने देखा ना उसके अंदर सीलिया से बने होते हैं टावल में, इसी तरह लंग्स में भी होते हैं, ठीक है। अच्छा। और जब आप इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो सीलिया स्ट्रेट हो जाते हैं, मुड़े हुए होते हैं ना टावल में, हम देखें तो बहुत सारे। तो फिर जब स्ट्रेटनिंग आती है तो फिर हमें सांस का प्रॉब्लम होता है, हमारे लंग्स काम नहीं करते हैं। राइट साइड पे हमारे 3 लोब्स हैं, लेफ़्ट साइड पे 2 लोब्स हैं। एक लोब्स के ऊपर जो दिल है हमारा वो फिट हुआ हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें ये है कि हमने इसको अच्छी ऑक्सीजन जो है वो देनी है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है लंग्स का काम है बाहर निकाल। तो आप कोशिश करें रात के वक्त जो है वो दरख्तों के नीचे ना बैठें, क्योंकि वो भी रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े। इसीलिए सुबह मॉर्निंग वॉक जो है वो प्रेफर की जाती है ज़रूरी कि है। ऑक्सीजन का लेवल बहुत हाई होता है। और जो हमारे रिमोट एरियाज़ में, नॉर्दर्न एरियाज़ में लोग रहते हैं वो तो आपको पता है खाने के बाद लकड़ियाँ चुनने चले जाते हैं, सुबह सुबह उठते हैं भेड़ लोग सब, बकरियाँ हाँ। उन्होंने पाली होती हैं, 6-6 घंटे उन्हीं के साथ चल रहे होते हैं, साथ रोटी ले Exercise जाते अच्छी हैं। होती तो है वो हमसे अच्छी लाइफ 70-80 साल की एवरेज एज गुजार रहे हैं, और खाना भी सादा, कोई लविश खाना नहीं है उनको। सिंपल, हाँ, सिंपल हफ्ते 10 दिन खुराक बाद है गोश्त उनकी। मिल रहा है, हमें रोज़ गोश्त मिल रहा है, मगर हमारी सेहतें ठीक नहीं। अच्छा उनका ये भी है कि वो अगर हफ्ते 10 दिन भी बाद भी खाते हैं तो वो देसी खाते हैं। हाँ देसी खाते हैं, ठीक है। उनके ये ट्रेडिशन ही नहीं है, शेवर हाँ, अंडे ही नहीं नहीं है, है, वो शेवर देसी। मुर्गा ही नहीं है, क्योंकि वो उनकी तो देखें ना ऐसे है कि वो मुर्गियाँ खुद पालते हैं और वो कीड़े मकोड़े और ये देसी खुराक खा के वो तो देसी मतलब Exactly. चीज़ें अच्छा एक और चीज़ बताइएगा कि कुछ लोग हैं वो घर खून लगवाने लग जाते हैं, तो घर में खून लगवाना क्या सेफ़ है? क्योंकि कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको 3-4 आपको ड्रिप लगनी है, एक वो अपने पास लगा लेता है, बाकी कहता है कि आप घर में लगवा लीजिएगा, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तरीका मैं देखिए मैं ये समझता हूँ हॉस्पिटल बेस्ट है। अगर घर में आपको रिकमेंडेशन दी है तो फिर कोई नर्स आपके पास मेल या फीमेल उस टाइम तक मौजूद होनी चाहिए, ओके। क्योंकि खून का मामला बड़ा सख्त हो। हाँ ना, एक ऐसा खून जो बाहर से आपके वेन में जा रहा है तो ये है कि लाजमी जितने टाइम वो ब्लड चल रहा है तो आपके पास मेल या फीमेल नर्स जो है वो लाजमी आप हायर कर लें, जो कि एमरजेंसी को डील कर सके। और अपने डॉक्टर से पूछ के अगर कोई एमरजेंसी होती है, कौन सा इंजेक्शन लगना है, कौन अच्छा सा। अगर फौरी क्या ज़्यादातर क्या रिएक्ट होता है? तो हमने वो बात की ना कि कोई एलर्जी हो सकती है, एलर्जी हो इसके अलावा सकती है, क्या? हार्ट बीट आपकी तेज़ हो सकती है, आपको सर्दी बहुत ज़्यादा लग सकती है, ओह, इतनी शिवरिंग आपको हो जाएगी कि अब समझ नहीं आ रही ब्लड लगाएंगे या ना ओके। तो कोल्डनेस बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। तो ये 4-5 एस्पेक्ट्स Heart के beat ज़्यादा तेज़ हो होते हैं, सकती हार्ट है। बीट भी तेज़ हो सकती है, घबराहट भी हो सकती है, दोनों सूरतों में। तो आप ब्लड प्रेशर हाई के पेशेंट है तो आपका बीपी भी रेज हो सकता है। ओके, तो ये इन मुख्तलिफ चीज़ों का मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो तो ख्याल कर, बेहतर है कि हॉस्पिटल ही आप वो ज़्यादा जाएं। बेस्ट है, एमरजेंसी ज़्यादा। में आप करवाएं तो ज़्यादा जान बड़ी कीमती चीज़ है। डॉक्टर साहब आखिर में आप हमारी आवाम को जो खून का हत्या करना चाहती है या जो डरते हैं लेकिन चाहते हैं बट डरते हैं, तो ओवर इन सबको आप कोई एडवाइस या कोई पैगाम देना चाहें? देखिए जान है तो जहान है, कोशिश करें कि साल में 2 से 3 मरतबा जो है वो ब्लड, मैंने 4 दफ़ा मेल के लिए कहा था, तो इसमें ये है कि आपको कोई कमज़ोरी वीकनेस नहीं होगी, क्योंकि एक जान बचाना गोया पूरी इंसानियत की जान बचाना है। जितना ज़्यादा ब्लड डोनेट करेंगे ये सदका जारिया है। अब कोशिश करें कि अपने जिस्म की ज़कात जो है वो साल में 2 से 3 मरतबा जो है ब्लड दे के ज़रूर निकालें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपके वक्त का। नाज़रीन डेफिनेटली खून का एक महफूज कतरा जो है वो किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है, और वही
ایک قطرہ جس میں آپ نے لاپرواہی کی ہوئی ہے وہ آپ کے سنگین خطرات کا سبب بن سکتے ہیں. تو پلیز آپ لوگ احتیاط ضرور کیجیے. اگر آپ بلڈ دے رہے ہیں تو بھی ضروری ہے کہ آپ دیکھیں آپ کسی بیماری میں مبتلا تو نہیں, آپ کوئی ڈرگ تو نہیں لیتے, اور اگر آپ کسی بھی ایسی چیز میں انوالو نہیں ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ سال میں 4 بار جو ہے وہ بلڈ دے سکتے ہیں. 4 نہیں, انہوں نے کہا 2 بار آپ دے دیں, لیکن آپ اپنی جسم کی زکوٰۃ جو صدقہ ہے وہ ضرور دیں, کیونکہ یہاں اس وقت بہت سارے لوگوں کو, جیسے تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کی ہم نے بات کی, بچے ہیں بہت سارے, ان کو ضرورت ہے. تو ان بچوں کی ضرورت یا ان کو بھی جینے کا حق ہے. تو اگر آپ اپنا اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں تو ضرور اس پر سوچیے گا. اسی پیغام کے ساتھ آپ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.